परिचय सर ने मेरा शॉर्ट में दे दिया, मैं शॉर्ट में करूँ। सर ने मेरे बारे में बता दिया है। मैं एक डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। इसके अलावा मैं एक एजुकेशन जर्नल है शिक्षा शोध मंथन, उसका मैं चीफ एडिटर भी हूँ। और एनसीईआरटी का नाम सुना होगा, सीआईईटी, वहाँ पे उसका मैं कंटेंट इवेल्यूएटर भी हूँ। आज जिस टॉपिक पर हम लोग आवाज़ आ रही है पीछे तक? आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है क्वालिटेटिव रिसर्च। आप लोगों के लिए नया टर्म होगा, क्योंकि आप लोग एमएड, एमपीएड या आप मास्टर्स में पढ़ के आए हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च आपने पढ़ा होगा। क्वालिटेटिव रिसर्च आप लोगों के लिए एक नया टर्म है, और क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्यों क्वालिटेटिव रिसर्च जरूरी है, क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव क्या डिफरेंसेस पे हम लोग आज बात करेंगे। आ जाइए एक मिनट। सारे लोग एजुकेशन के हैं कि कुछ फिजिकल एजुकेशन के भी लोग हैं? और कोशिश करेंगे कि इंटरेक्टिव रहे, आप लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, क्योंकि सिंगल वे डिस्कशन नहीं होना चाहिए। तो हम लोग बात करेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च पे, क्या ऐसी विशेषताएं होती हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या डिफरेंस होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च के क्या क्या स्टेप्स हैं, टूल कौन कौन से यूज करते हैं हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च में, सैम्पलिंग प्रोसीजर क्या होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कन्वेंशनल टर्म्स क्या होते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में, अब फनल अप्रोच क्या होती है, और ट्रायंगुलेशन क्या होता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज रिसर्च। आप लोगों ने काफ़ी पढ़ा होगा और एमएड मास्टर्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू नो व्हाट इज रिसर्च। कोई भी, मैंने कहा ना कि थोड़ा इंटरेक्टिव रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई भी एक, क्या रिसर्च होती क्या है, क्यों करते हैं, क्या फ़ायदा है इससे? कोई भी आप, हाँ। कुछ नया बताने के लिए, टू फाइंड समथिंग न्यू। बैठिए। किसी समस्या के, अगर आप लोगों से एक प्रश्न किया जाए, व्हाट इज द मेन पर्पस, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ रिसर्च, क्या होता है? हाँ, प्राइम नया ऐड करना। To add something new, theory generation, construction of new knowledge, these are the secondary objectives of research. These are not the primary objective of research. To find something new, to add something, generate knowledge generation, theory development. These are the secondary objectives of research, not the primary objective. Social welfare और सोशल वेलफेयर और ह्यूमन वेलफेयर, ये सेकेंडरी चीज़ें हैं। अगर आपकी रिसर्च सोशल वेलफेयर और ह्यूमन वेलफेयर में उपयोगी नहीं है, बेकार है। आप कितनी भी अच्छी रिसर्च कर लीजिए। तो क्वालिटेटिव रिसर्च की हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च होता क्या है, क्यों किया जाता है। कोई किसी को कुछ बेसिक आइडिया क्या होता है क्वालिटेटिव रिसर्च, और किस तरह ये क्वांटिटेटिव रिसर्च से डिफरेंट है? क्योंकि आपको एक मैं उदाहरण दूं, यूजीसी की रिपोर्ट के हिसाब से इस समय इंडिया में 1,10,000 रिसर्च स्कॉलर रजिस्टर्ड हैं। बहुत सारे, और आपने अभी पढ़ा होगा कि नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में 50,000 करोड़ रुपए बजट एलोकेट किया गया रिसर्च के लिए। फिर भी एक भी रिसर्च ऐसी नहीं आ पा रही है जो नोबेल ओरिएंटेड हो। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? पैसा खर्च कर रही है 50,000 करोड़ रुपए, बहुत बड़ी धनराशि है, और 1,12,000 रिसर्च स्कॉलर रजिस्टर्ड है समय ऑल ओवर। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, आईआईटी की बात करेंगे, लेकिन फिर भी कोई भी एक ऐसी रिसर्च नहीं आ पा रही है जो जिसपे नोबेल प्राइज या जो ह्यूमन वेलफेयर या सोशल वेलफेयर की बात करें। बस हमने 3 वेरिएबल लिए, एनालिसिस किया, हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई, रिजेक्ट हुई, और कंक्लूजन निकाल दिया। क्या कारण है, क्यों रिसर्च में क्वालिटी नहीं आ पा रही है? बहुत सारे फैक्टर हैं।
रिसर्च को जॉब के साथ जोड़ दिया पे कि पीएचडी जो करता है वो सिर्फ एकेडमिक्स में जाना चाहता है और उसका ह्यूमन वेलफेयर सोशल वेलफेयर से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है जाके। लेकिन फॉरेन में जस्ट है कि हम लोग फॉरेन में आप जितने भी अच्छे जर्नल्स या रिसर्च देखेंगे तो वो लोग क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, गुणात्मक शोध जिसे बोलते हैं। और गुणात्मक शोध होता क्या है? क्वालिटेटिव रिसर्च इज डिजाइन टू एक्सप्लोर द ह्यूमन एलिमेंट्स। ये इसको हम लोग अगर इस तरीके से कहें, किसी व्यक्ति, संस्कृति या समूह की सोशल रियलिटी, सोशल फिनोमिना को जानने के लिए या एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। या कहें कि एक वर्ड यहाँ पे आया, व्हाट इज फिनोमिना, सोशल फिनोमिना को एक्सप्लोर करने के लिए और किसी व्यक्ति या समूह या व्यक्ति की सामाजिक वास्तविकता, सोशल रियलिटी को जानने के लिए, और जहां हम वेरिएबल्स को क्वांटिफाई नहीं कर पाते हैं। और कहां की जाती है कि सोशल फिनोमिना को एक्सप्लोर करने के लिए और जहां हम वेरिएबल को क्वांटिफाई नहीं कर पाते हैं। एक माँ अपने बच्चे को कितना प्यार करती है, इट कैन नॉट बी क्वांटिफाई। ये सिर्फ माँ समझ सकती है या सिर्फ बेटा समझ सकता है। हम नहीं कह सकते 75%, 70%, क्योंकि वहां पर क्वालिटेटिव रिसर्च का यूज हम जहां करते हैं किसी सोशल फिनोमिना को समझने के लिए, सोशल रियलिटी किसी भी व्यक्ति, समूह, संस्कृति की, और जहां हम लोग वेरिएबल को क्वांटिफाई नहीं कर पाते हैं, वहां पर हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च का प्रयोग करते हैं। किसी चीज को समझना है आपको, जैसे क्वालिटेटिव रिसर्च, मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। सब लोग जानते हैं कि हायर एजुकेशन की क्वालिटी गिर रही है, NIR रैंकिंग आ रही है हर ईयर, बहुत सारी टाइम्स रिपोर्ट्स, यूनिवर्सिटी की हर साल रिपोर्ट्स आती रहती हैं। किसी से आप आम आदमी से भी पूछेंगे वो भी बता देगा कि क्वालिटी गिरती जा रही है। तो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है डिस्क्राइब्स द क्वांटिफाई द वेरिएशन, लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च डिस्क्राइब्स द वेरिएशन। हाँ, क्वांटिटेटिव रिसर्च ने क्या काम किया, आपको बता दिया कितने % गिर रही है, लेकिन क्यों गिर रही है, किस लिए गिर रही है, इसका जवाब आपको कौन देगा? क्वालिटेटिव रिसर्च। कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों गिर रही है, किस लिए गिर रही है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी गिर रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सब जानते हैं कि गिर रही है, आप कहीं से भी सर्वे करा लीजिए, लेकिन क्यों गिर रही है, किस लिए गिर रही है, इसका जवाब आपको क्वालिटेटिव रिसर्च से मिलेगा, आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में। तो बात ये थी कि सोशल फिनोमिना को एक्सप्लोर करने के लिए, तो फिनोमिना क्या होता है, व्हाट इज फिनोमिना? क्वालिटेटिव रिसर्च में एक बहुत टर्म यूज किया जाता है कि फिनोमिना क्या होता है। घटना का मुझे लगता है कि उसको इंसिडेंट कहेंगे। इंसिडेंट्स और फिनोमिना में डिफरेंस होता है, इसलिए उसको हमने फिनोमिना को हम लोग हिंदी में कहेंगे प्रघटना। क्या बोलेंगे? प्रघटना। तो क्या फिनोमिना होता क्या? कोई भी घटना जो जस्ट पहले घटित हो चुकी हो। मैं इस क्लासरूम में एंटर किया, इट्स ए फिनोमिना। मैंने अपना लैपटॉप लगाया, इट्स ए फिनोमिना। कोई भी हो सकता है। तो किसी भी सोशल फिनोमिना को समझने के लिए हम जो रिसर्च करते हैं, या जहां पर हम वेरिएबल को क्वांटिफाई नहीं कर सकते, वेरिएबल्स को माप नहीं सकते, किसी भी संस्कृति, व्यक्ति की विशेषताओं के बारे में गहन समझ विकसित करने के लिए हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च का प्रयोग करते हैं जाके। और वो क्योंकि फॉरेन की रिसर्च इसीलिए ज़्यादा है कि वहाँ पे 95% क्वालिटेटिव रिसर्च होता है। और क्वालिटेटिव रिसर्च की सबसे बड़ी विशेषता है कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब मैं आपको उदाहरण दूं कि यहाँ पर आप सिनॉप्सिस जमा करेंगे तो पत्थर की लकीर, आप उसमें यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग। लेकिन जो क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, यू कैन चेंज एनीथिंग अकॉर्डिंग टू जस्ट सिचुएशन। आप किसी प्लानिंग पे रिसर्च कर रहे हैं, पता चले 3 साल बाद वो प्लानिंग खत्म हो गई, आपकी रिसर्च करने का क्या मतलब हो गया? या आपने कोई टूल्स लिया, वो टूल्स बहुत पुराना था और ड्यूरिंग रिसर्च कोई नया टूल आ गया, वो आपके वेरिएबल को अच्छी तरीके से मेजर कर रहा है, लेकिन आप उस टूल्स को नहीं अडॉप्ट कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो अच्छी यूनिवर्सिटियां हैं, चाहे वो हम JNU, DU, लखनऊ की बात करें, वहाँ पे सिर्फ टॉपिक अप्रूव्ड होता है। और जो यूनिवर्सिटियां हैं जैसे अपना कानपुर है, मेरठ है, यहाँ पे सिनॉप्सिस अप्रूव्ड होती है क्योंकि यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग। तो वहाँ पे क्या कि फ्लेक्सिबिलिटी है। क्वालिटेटिव रिसर्च में यू कैन चेंज एनीथिंग, इवन आप टॉपिक भी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग, आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब हुआ कि ऐसे संदर्भों को समझना, डीप नॉलेज समझना जहां पर वो काम क्वांटिटेटिव रिसर्च नहीं कर पाती है। सोशल फिनोमेना को एक्सप्लोर करना, सोशल रियलिटी को समझना,
किसी भी सोशल रियलिटी किसी भी व्यक्ति की हो सकती है, समूह की हो सकती है, किसी भी संस्कृति की हो सकती है। तो और जहां हम वेरिएबल को क्वांटिफाई नहीं कर पाते, माप सकते, वहां पर क्वालिटेटिव रिसर्च का प्रयोग करते हैं। इसलिए मैंने डेफिनेशंस भी दी है इसमें। क्वालिटेटिव रिसर्च इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट सोशल इंटरेक्शन फिनोमेना एंड सोशल रियलिटी। अगर हम इसको अगर एक डेफिनेशन में अगर हम लोग कहें तो क्वालिटेटिव रिसर्च किसी भी सोशल फिनोमेना को समझने के लिए, सोशल इंटरेक्शन को समझने के लिए और सोशल रियलिटी को समझने के लिए, और वहाँ जहाँ पर हम लोग वेरिएबल को क्वांटिफाई नहीं कर पाते हैं वहाँ पर हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। अगर मैं इसको उदाहरण दूं, सर्चिंग फॉर एन आइडिया यूनिवर्सिटी एक टॉपिक है, इस पर क्वालिटेटिव रिसर्च की गई है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे क्वांटिटेटिव रिसर्च करना असंभव है। एक यूनिवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को समझना, वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, क्वालिटेटिव रिसर्च करनी पड़ेगी। यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, प्राचीन हमारी यूनिवर्सिटियाँ थी, नालंदा, तक्षशिला, वो यूनिवर्सिटियाँ डिफरेंट मॉडर्न यूनिवर्सिटी से किस कॉन्टेक्स्ट में डिफर हैं। अब तो स्पेशल यूनिवर्सिटी की भी बात की जाने लगी है, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खुली है कुशीनगर में, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुल रही है, रेलवे यूनिवर्सिटी खुल रही है, एविएशन यूनिवर्सिटी खुल रही है। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च पे नहीं जा पाएंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, क्वालिटेटिव। आखिर क्या कारण है कि हमें स्पेशल यूनिवर्सिटी की ज़रूरत पड़ी, क्यों स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी खुल रही है। चाहे आप जैसे मैंने उदाहरण दिया, एविएशन यूनिवर्सिटी है, वीमेंस यूनिवर्सिटी खुल रही है। तो इन सारे सब फिनोमिना को जानने के लिए हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। इसे एक उदाहरण मैं और दे रहा हूं। इस्लाम ऑन वुमेन एजुकेशन एज सोसाइटल पर्सपेक्टिव। इस अगर टॉपिक को भी समझना हो तब भी हमें किस पे जाना पड़ेगा, क्वालिटेटिव रिसर्च पे जानना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक सोशल फिनोमिना को समझना है, एक उसकी एक गहन समझ विकसित करनी है। ये नहीं सिर्फ हमने एक ट्रेंड है, हाइपोथेसिस ऑब्जेक्टिव्स बनाए, हाइपोथेसिस बनाई, उनको टेस्ट किया और बस हमने अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया। इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्युएशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट इन उत्तर प्रदेश, एक क्वालिटेटिव स्टडी। आपको आरटी एक्ट का एवेल्युएशन और इफेक्टिवनेस को समझना है, तो तब भी हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च पे जाएंगे, तभी हमें क्लियर पता चल पाएगा। कि मैं आपको भी उदाहरण दूंगा आगे। एंड एजुकेशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ मुस्लिम वुमेन ए ह्यूरिस्टिक रिसर्च। इस पर हम लोग अभी आगे बात करेंगे कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती कितने टाइप्स की होती, क्या क्या अप्रोचेस होती हैं। एंड इंक्वायरी इनटू द आइडिया ऑफ एजुकेशन फॉर हैप्पीनेस। बंद कर दीजिए इसको। अब हम लोग बात करते हैं कि कब यूज करनी चाहिए क्वालिटेटिव रिसर्च। जैसे मैंने आपको बताया कि व्हेन वेरिएबल कैन नॉट बी क्वांटिफाई, जब हम लोग वेरिएबल को क्वांटिफाई नहीं कर पाएंगे तब हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च पे जाएंगे उस जगह। व्हेन वेरिएबल आर बेस्ट अंडरस्टूड इन द नेचुरल सेटिंग, जब हमें वेरिएबल को, अपने चरों को एक नेचुरल सेटिंग में या हम के प्राकृतिक अवस्था में समझना हो अच्छी तरह से। क्वालिटी पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्वालिटी इन द सेंस ऑफ अगर हम हायर एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तब भी हमें क्वालिटेटिव रिसर्च में जाना पड़ेगा कि क्यों गिर रही है, किस लिए गिर रही है, कितनी गिर रही है। वो तो कोई भी आप संस्था है बहुत ज़्यादा, वो चाहे आप NIRF रैंकिंग, UGC किसी की रिपोर्ट देख लीजिए, लेकिन क्यों गिर रही है, किस लिए गिर रही है, ये आप पता करना चाहते हैं तब आपको क्वालिटेटिव रिसर्च पे जाना पड़ेगा। एंड व्हेन वेरिएबल आर स्टडीज ओवर रियल टाइम। और नेक्स्ट है व्हेन स्टडीइंग इंटीमेट डिटेल्स ऑफ रोल्स, प्रोसेस एंड ग्रुप्स। अगर आप किसी भी संस्था की भूमिका पे बात कर रहे हैं, प्रोसेस पे बात करना चाहते हैं या समूह की, तब भी हमें क्वालिटेटिव रिसर्च पे जाना पड़ेगा। जैसे UGC की क्या भूमिका है हायर एजुकेशन के फील्ड में, अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आपको उस पर क्वालिटेटिव रिसर्च पे जाना पड़ेगा। आप क्वांटिटेटिव रिसर्च नहीं कर पाएंगे उसको। एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट है, व्हेन द पैरामाउंट ऑब्जेक्टिव इज अंडरस्टैंडिंग। जब हमें किसी चीज में एक गहन समझ विकसित करनी हो, किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में, किसी भी कल्चर के बारे में, किसी भी ग्रुप्स के बारे में, तब भी हमें क्वालिटेटिव रिसर्च पे जाना पड़ेगा।
क्वांटिटेटिव रिसर्च हम नहीं कर पाएंगे। अगर किसी भी व्यक्ति, वस्तु, संस्कृति के बारे में एक गहन समझ विकसित करनी है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, तब भी हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च पे जाएंगे। एंड कंप्लीट पिक्चर, किसी भी घटना, वस्तु, व्यक्ति का हमें एक पूरा चित्र देखना है, तब हम लोग किस पे जाएं? तब भी हमें क्वालिटेटिव रिसर्च पे जाना पड़ेगा, क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च आपको केवल एक एक्सपेक्ट दिखा सकती है। क्वालिटी पे हम लोग बात करेंगे तो आप क्वालिटी के एक्सपेक्ट्स होते हैं, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसर्च प्रोसेस वहाँ क्या है, उस पे। लेकिन अगर आपको एक कंप्लीट पिक्चर चाहिए किसी भी कल्चर की, ग्रुप्स की, तब हमें क्वालिटेटिव रिसर्च पे जाना पड़ेगा। हम लोग अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। उद्देश्य क्या है? सबसे पहले अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं, इसकी विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहला जो उसका उद्देश्य है वो है अंडरस्टैंडिंग, समझ। जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में, व्यक्ति के बारे में, संस्था के बारे में, कल्चर हो सकती है, हमें एक समझ विकसित करना है। वो संस्कृति क्या है, क्यों है, किस लिए है, इन सब का जवाब, क्यों है, किस लिए का जवाब आपको क्वालिटेटिव रिसर्च में मिलेगा, क्वांटिटेटिव रिसर्च में नहीं मिल पाएगा आपको। कितनी है, हाउ मच, वो हाउ मेनी, वो जवाब आपको क्वांटिटेटिव देगा, लेकिन आप क्यों है, किस लिए है, उसका जवाब आपको क्वालिटेटिव रिसर्च में मिलेगा। दूसरा है रियलिटी की बात करें, क्वालिटेटिव रिसर्च में जो रियलिटी है वो चेंज होती रहती है, और वो रियलिटी जो है पर्सन टू पर्सन, कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट वेरी करती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज हैप्पीनेस, तो इन्होंने कहा कि क्लास जैसे ही खत्म हो उसके बाद मुझे घर जाना है, घर जाने के बाद मुझे हैप्पीनेस मिलेगी। पीछे से पूछा आपसे, उन्होंने कहा ये बस कैसे भी कोर्स वर्क खत्म हो, मुझे पीएचडी की डिग्री मिले, मेरा प्रमोशन हो, हैप्पीनेस है। आपसे पूछा कि क्या हैप्पीनेस, आपने कहा पेट में दर्द हो रहा है, बस क्लास जैसे ही खत्म हो वॉशरूम मुझे जाना है, दैट इज हैप्पीनेस। तो रियलिटी क्या है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती रहती है, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बिल्कुल एक सटीक उदाहरण दूं, अगर आपसे एक मैं टॉपिक लूँ कि इस पीएचडी कोर्स वर्क का रिलीवेंस क्या है, इस पर मैं एक रिसर्च करना चाहता हूँ, तो मैंने सबसे क्वेश्चनर भरवाए, क्वांटिटेटिव रिसर्च की, सबने क्वेश्चनर भर के दे दिए, मैंने डेटा एनालिसिस किया और इफेक्टिवनेस बहुत अच्छी निकल आई उसमें। दो लोगों का क्वेश्चनर अलग था, डिफरेंट था, उससे मेरे डेटा में स्क्यूनेस आ रही थी। मैंने कहा ये तो दो लोग मेरे डेटा को ख़राब कर रहे हैं। उन दो लोगों का क्वेश्चनर मैंने निकाल के रख दिया, जबकि रियलिटी वही दो लोग बता रहे थे कि पूरा तो पीएचडी कोर्स वर्क निकल गया, सब पढ़ लिया, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, लेकिन दो लेक्चर वही नहीं कि हाउ टू राइट मेक इफेक्टिव प्रपोजल एंड हाउ टू राइट मेक इफेक्टिव थीसिस। क्या मतलब रहा है इस पीएचडी कोर्स वर्क का? वही दो लोग बिल्कुल सही बोल रहे थे। तो ये है क्वालिटेटिव रिसर्च की, आपको पर्सन टू पर्सन आपको जाना पड़ेगा। और मैं एक उदाहरण और दूं आपको, आप किसी के घर जा रहे हैं, आप कॉल करके जाइए कि मैं आपके घर आ रहा हूं, तो अपना वो ड्राइंग रूम होगा, बेल एडजस्ट करके सब रख लेगा, पूरा आपको पता ही नहीं चलेगा। और आप बिना बताए जाइए, या आप बता के भी पहुंच गए तो क्या स्थिति है इसकी, तो आपका घर में जाके वॉशरूम और किचन देख लीजिए, आपको क्लियर पता चल जाएगा। दैट इज क्वालिटेटिव रिसर्च। आदमी सूटेड बूटेड है, बहुत अच्छा है, पता करना हो तो सॉक्स देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल दिया, पता चल जाएगा। दैट इज क्वालिटेटिव रिसर्च। आपको रियलिटी पता चलेगी ये है क्या इस चीज़ में। बाहर से सब डेटा बहुत अच्छा आ रहा है, ये रिसर्च हो रही है, लेकिन जब आप बातचीत करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे रिसर्चर से, क्योंकि कोई मतलब नहीं सर, लेक्चर तो बहुत हुए, लेकिन कैसे एक अच्छा प्रपोजल बनाया जाए, इस पर कोई बातचीत नहीं हुई, क्या रिलीवेंस रहा। तो क्वालिटेटिव रिसर्च उस कॉन्टेक्स्ट में जाके आपको बताती है कि पर्सन टू पर्सन जो कॉन्टेक्स्ट है वो वेरी करता है। दूसरा है रियलिटी डायनेमिक, जो रियलिटी बदलती रहती है। दूसरा है इनसाइडर व्यू, कि शोधकर्ता का जो रिसर्चर है उसका अपना पर्सपेक्टिव क्या है, वो क्वालिटेटिव रिसर्च में बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। क्वेश्चनर में तो एक सिस्टम है, सेट है, आपको उसी के हिसाब से, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आपके पास गए, प्राइवेट जॉब है कैसी चल रही है, ठीक ही है, और आपने उसका
ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का टूल रख दिया, अब उसकी मजबूरी है, वो तो उसको टिक टिक करेगा ही, लेकिन वो पहले ही बोल चुका है कि चल रहा है सर जैसी चल रही है प्राइवेट जॉब, तो फिर उसका जो रिजल्ट आएंगे, जो इन्फ्लुएंसेस आएंगे, उसका कोई मतलब नहीं रह गया। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में जो सब्जेक्ट होता है उसकी वो बहुत डिपेंड करता है जाके, और जो शोध करता है उसकी भी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो सब्जेक्ट से किस तरीके से डेटा निकल पा रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे रेपो बिल्डिंग की जाती है, किस तरीके से। क्वालिटेटिव रिसर्च होलिस्टिक होती है, हम किसी भी घटना को, किसी भी संस्कृति को एज ए होल देखते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव में क्या होता है कि केवल हम एक वेरिएबल्स का केवल एक पक्ष लेते हैं। हमने कहा इंटेलिजेंस, तो हमने एक उसका ऑपरेशनल डेफिनेशन दे दिया, इंटेलिजेंस इज ए वे ऑफ एक्टिंग। हम अब टूल्स लेंगे तो जो हमने जो ऑपरेशनल डेफिनेशन दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग टूल लेंगे कि वो हमारे वेरिएबल्स के जो पैरामीटर है उनको मेजर करे। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में ऐसा नहीं होता, हमें उस व्यक्ति, उस संस्कृति, उस समूह, उस ग्रुप के पूरे एज ए होल को देखना पड़ता है, तब हम कंक्लूजन पर पहुंच पाते हैं, तभी हम रियलिटी बता पाएंगे। कि सिर्फ एक पक्ष देखने से हम क्वालिटेटिव रिसर्च में उतना ज़्यादा जो हमारे रिजल्ट निकलेंगे उस पर हम लोग बात नहीं करें, हमें पूरी प्रक्रिया को कैसे देखना है, एज ए होल देखना है, एक समग्र के रूप में देखना है। तो फोकस जो है हमारा वो होलिस्टिक रहता है। और जो ओरिएंटेशन रहता है इसमें क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लोग जो हाइपोथेसिस है वो बनाते नहीं, हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, और ना डाटा कलेक्ट करते हैं। हमारा डेटा कैसा होता है, डेटा जनरेट होता रहता है। इस पर हम लोग अभी बात करेंगे। सबसे बड़ी बात होती है, आप किसी से कहेंगे कि क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो सबसे पहला कहेगा, सबसे पहली बात यही आती है कि सब्जेक्टिविटी बहुत रहती है। सबसे आप किसी भी प्रोफेसर से किसी से बात करिए कि क्वालिटेटिव रिसर्च मुझे करनी है, तो सबसे पहला प्रश्न यही आएगा कि सब्जेक्टिविटी बहुत रहती है। क्या क्वांटिटेटिव में सब्जेक्टिविटी नहीं रहती है? क्वालिटेटिव में भी कुछ मेथड्स होते हैं जिनके द्वारा हम लोग सब्जेक्टिविटी को दूर करते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। ट्रायंगुलेशन होता है, क्रेडिबिलिटी होती है, इस पर भी। और जो रिसर्चर होता है वो एज ए इंस्ट्रूमेंट की तरह कार्य करता है। जैसे मुझे किसी का इंटरव्यू लेना है, तो इंटरव्यू को मैं क्वालिटेटिव रिसर्च में अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता हूँ। क्या प्रश्न पूछने चाहिए, क्या सिचुएशन है, किस सिचुएशन में किस तरीके प्रश्न सार्थक हो सकते हैं। तो जो रिसर्चर होता है वो एज ए इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है क्वालिटेटिव रिसर्च में। सबसे बड़ी विशेषता है इसकी क्वालिटेटिव रिसर्च की कि ये नेचुरल सेटिंग में होता है। व्हाट इज नेचुरल सेटिंग? सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता क्वालिटेटिव रिसर्च की है, चाहे आप केस स्टडी करिए, चाहे आप ग्राउंडेड थ्योरी करिए, चाहे आप फिनोमेनोलॉजी की तरफ बात करेंगे, चाहे हम लोग इथनोग्राफी की बात करेंगे, तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो नेचुरल सेटिंग में होती है, जिसे हम लोग प्राकृतिक अवस्था या प्राकृतिक अवस्था बोलते हैं। तो क्या होता है नेचुरल सेटिंग? व्हाट इज नेचुरल सेटिंग? कहीं कोई बदलने की जरूरत नहीं है। हमें किसी भी ग्रुप की इथनोग्राफी करनी है तो हम सिचुएशन में कोई भी मैनिपुलेट नहीं करेंगे, जैसा है वैसे ही। हमें कुछ नहीं पता, नेचुरल सेटिंग है, नेचुरल सेटिंग में जाएंगे और वहां पे हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे। हाँ, इसमें नहीं, इसमें क्या हमें नेचुरल सेटिंग में स्टडी करनी होती है, जिसे हम लोग नेचुरल सेटिंग बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है ये क्वालिटेटिव रिसर्च का। चाहे हम फिनोमेनोलॉजी की बात करें, चाहे हम इथनोग्राफी की बात करें, इथनो मैथडोलॉजी की बात करें, सिम्बॉलिक इंटरेक्शंस की बात करें, किसी की भी। दूसरा इसमें कि इंडक्टिव अप्रोच प्रयोग की जाती है। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लोग आगमन जो अप्रोच है, आगमन है उसका प्रयोग करते हैं। डिडक्टिव का नहीं, किसका? इंडक्टिव अप्रोच का, आगमन चिंतन का प्रयोग करते हैं। होलिस्टिक होता है इसमें क्योंकि हम जो फिनोमेना स्टडी कर रहे हैं उसको हमें एज ए होल में देखना है।
थिक डिस्क्रिप्शन। एक ये क्वालिटेटिव रिसर्च की विशेषता है कि जो डेटा जो होता है हमारे पास वो बहुत थिक होता है। थिक का मतलब आपको नंबर्स में नहीं मिलेगा, आपको पिक्चर्स मिलेंगी, आपको वर्ड्स मिलेंगे। आप किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं तो वो डेटा नहीं बताएगा, क्या बताएगा, आपको पूरे इंटरव्यू को रिकॉर्ड करना है और अपने हिसाब से उसका एनालिसिस करना है। तो वर्ड्स होंगे, पिक्चर्स होंगी, कोड्स होंगे, तो डेटा जो होता है वहाँ पे थिक होता है और अब उस थिक डेटा को आपको एनालाइज करना है क्वालिटेटिव रिसर्च में। पर्सनल कांटेक्ट, ये रिसर्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से सब्जेक्ट से डेटा निकालता है। क्वालिटेटिव रिसर्च की ये सबसे बड़ी विशेषता होती है कि रिसर्चर बहुत ज़्यादा ट्रेंड होना चाहिए, क्योंकि क्वांटिटेटिव में तो आप दूसरे व्यक्ति से भी डेटा कलेक्ट करवा सकते हैं। आपने क्वेश्चनर बनाया, आपने किसी को भेज दिया या आपने किसी को दे दिया, लेकिन अगर आप किसी का इंटरव्यू करना है तो आपको खुद इंटरव्यू मैनेज करना पड़ेगा। आपको ऑब्जर्वेशन करना है, पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन जिसे बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिटेटिव रिसर्च में। तो वो आपको ऑब्जर्वेशन जाके खुद करना पड़ेगा। तो ये एक विशेषता है कि पर्सनल कांटेक्ट बहुत जरूरी है। क्वालिटेटिव रिसर्च डायनेमिक भी होती है। जैसे मैंने बताया कि पहले से कुछ भी डिसाइड नहीं है, यू कैन चेंज एनीथिंग। अगर आप किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से क्वेश्चन फॉर्मेट कर सकते हैं, पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को देख सकते हैं। यही इसकी विशेषता है और इसीलिए ये क्वालिटेटिव रिसर्च सक्सेस सबसे ज़्यादा है। कि क्वालिटी की इसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। आप रिसर्च क्वेश्चन से लेके मैथडोलॉजी, सैम्पलिंग प्रोसीजर, कुछ भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अभी बताएंगे क्यों नहीं हो पा रहा है और इसके पीछे क्या क्या कारण है। इस पर हम लोग अभी कैरेक्टरिस्टिक पहुंचे, आगे हम लोग बात करेंगे। यूनिक केस सिलेक्शन होता है, क्योंकि सैंपल 300-400 लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ 10 पे या 15 पे भी क्वालिटेटिव रिसर्च कर सकते हैं। 300-400 का डेटा लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10-15। अगर आपको यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है, सिलेक्शन, इस समय बहुत विवाद का मामला चल रहा है रिसर्च का कि यूनिवर्सिटी में जो सिलेक्शन प्रोसीजर हो रहा है वो बहुत गलत है, तो आप इस पर क्वालिटेटिव स्टडी करना चाह रहे हैं तो आपको 300-400 का डेटा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो सिलेक्शन अथॉरिटी हैं, वीसीज हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनसे आप 3-4 लेके बात कर सकते हैं क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं और किस तरीके से होना चाहिए। जैसे बिहार में बहुत अच्छा प्रोसीजर है, वहाँ पे पार्शियलिटी की गुंजाइश ही खत्म हो जा रही है। बस 20 नंबर का इंटरव्यू है और बाकी एपीआई, किसी को कोई समस्या नहीं। और अपने यहाँ यूपी में क्या है कि पता ही नहीं चलता कि टॉप वाले का 93 एपीआई है, हो जा रहा है 50 एपीआई वाले का है। तो इसमें यूनिक के सिलेक्शन है और क्योंकि वो वही कि रियलिटी जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करती है और जनरलाइजेशन नहीं हो पाता है। हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में जनरलाइजेशन कर देते हैं, इस क्वालिटेटिव रिसर्च का हम लोग जनरलाइजेशन नहीं कर पाते। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी होती है इसमें, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आप फिनोमेनोलॉजी कर रहे हैं कहीं पे जाके और आप किसी ट्राइब में गए, आपकी किसी ट्राइब की स्टडी करनी है तो आपको वहाँ का कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। जैसे ही आप जाएंगे और आप उनके बीच, तो सबसे पहले तो बस वो यही समझेंगे कि ये गवर्नमेंट के लोग हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने आए हैं, वो आपसे बात ही नहीं करेंगे। आपको रैपो बिल्डिंग करनी पड़ेगी, सौहार्द निर्माण जिसे बोलते हैं, और उसको रैपो बिल्डिंग में ही कम से कम 15 से 20 दिन लग जाएगा। कॉन्टेक्स्ट आपको देखना पड़ेगा, जब आप उनसे घुल मिल जाएंगे तब वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल देंगे जाके, शुरुआत में नहीं। एम्पैथी आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। एम्पैथेटिक होता है क्वालिटेटिव रिसर्च और वो डेटा आपको तभी मिल पाएगा किसी भी, चाहे कल्चर में चाहे इंडिविजुअल, जब आप उससे रेपो बिल्डिंग कर लेंगे और एक एम्पैथेटिक आपका प्रभाव होगा। क्योंकि आपको सिर्फ क्वेश्चनर देने या इन्वेंट्री देने से नहीं, आपको सही अर्थ वो तभी बता पाएगा जब उसको लगने लगेगा कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है कहीं ना कहीं हमारे वेलफेयर की बात कर रहा है या हमारे वेलफेयर की बात कर रहा है। नहीं तो आप 1-2 दिन जाएंगे तो वो यही समझेंगे गवर्नमेंट के लोग हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं।
फ्लेक्सिबल डिजाइन होता है, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं कि यू कैन चेंज एनीथिंग, रिसर्च क्वेश्चन, सैम्पलिंग प्रोसीजर, स्टैटिस्टिकल टूल लगते नहीं हैं, बाद में बताएंगे एन विवो यूज होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में। प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो आउटकम ओरिएंटेड होता है। आपको आउटकम चाहिए, आपने अगर सैंपल लिया है तो उससे क्या आउटकम निकला। लेकिन जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, प्रक्रिया कहें कि प्रक्रिया के ऊपर होता है, प्रक्रिया चलती रहती है और वहीं से हमारा जो कंक्लूजन है वो तब तक हम नहीं छोड़ते जब तक हमें कुछ एक दृढ़ रिजल्ट ना मिल जाए कि क्या स्थिति है इसकी। तो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो आउटकम ओरिएंटेड होता है और जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। रिसर्चर एज ए इंस्ट्रूमेंट, जो रिसर्चर है वो इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है कि कब हमें फोकस ग्रुप डिस्कशन करना है, किस तरीके से हमें इंटरव्यू में मैनिपुलेट करना है, किस तरीके से हमें इंटरव्यू लेना, ऑब्जर्वेशन करना है। तो रिसर्चर एज ए इंस्ट्रूमेंट। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ एविडेंस होते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में। अब फनल अप्रोच होती है, इस पर हम लोग अभी बाद में बात करेंगे। अब फनल क्या होता है, व्हाट इज फनल? क्वालिटेटिव रिसर्च में एक इंपॉर्टेंट टर्म है फनल अप्रोच। व्हाट इज फनल? फनल माने हिंदी में जाता कीप, कीप होती है। कीप का क्या काम होता है? हाँ, नीचे से उसको फिल्टर करती रहती है। तो आपको बहुत सारा डेटा मिलेगा, आपको टेक्स्ट मिलेंगे, आपको वर्ड्स मिलेंगे, आपको प्रोवर्ब्स मिलेंगे, तो आप उन सारे को फनल अप्रोच के द्वारा एक आप उसको कंक्लूजन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। फनल अप्रोच होती है क्वालिटेटिव रिसर्च में। हम लोग यहाँ पे वैलिडिटी शब्द का प्रयोग ना करते, क्वालिटेटिव में ट्रस्ट वर्दीनेस शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपने तीन टर्म्स सुन रखे होंगे, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। तो वहाँ पे हम इन टर्म का प्रयोग ना करके ट्रस्ट वर्दीनेस, क्रेडिबिलिटी, ट्रांसफॉर्मेबिलिटी, कंफर्मेबिलिटी, इन पे अभी मैं आगे बात करूंगा, इन शब्द का प्रयोग करते हैं। जो हमारा जो डेटा होता है वो रियल, रिच और डीप डेटा होता है। क्योंकि हमने आपको बताया कि वो पिक्चर्स होंगे, वर्ड्स होंगे, कोडिंग्स होगी, उनको आपको एनालिसिस करके रिजल्ट निकालना है। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव। आपके सिलेबस में है ना सर ये क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव। जैसे आप क्वांटिटेटिव रिसर्च में जा रहे हैं और आपने एक, मैंने उदाहरण लिया, एक हाइपोथेसिस बनाई, ऑल बीन्स आर अलाइक, सभी जो बीन्स होती हैं सेम होती हैं, वो एक जैसी हैं। आपने नल हाइपोथेसिस बना दी तुरंत उसकी, नो बीन्स आर डिफरेंट। जैसे हमें ऑब्जेक्टिव मिलता है हम तुरंत क्वांटिटेटिव में क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बनाने लगते हैं। लेकिन जबकि क्वालिटेटिव में हम हाइपोथेसिस न बना के रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रिसर्च क्वेश्चन। ये डिफरेंस होता है दोनों में कि हम लोग अब बनने लगे क्वांटिटेटिव में भी रिसर्च क्वेश्चन बनाने लगे हैं, लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लोग रिसर्च क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। जैसे क्वांटिटेटिव में किस तरीके से बनते हैं रिसर्च क्वेश्चन, कि उच्च वर्ग के विद्यार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर किस स्तर का है, निम्न वर्ग के विद्यार्थियों का नैराश्य का स्तर किस स्तर का है। इस तरीके से हम लोग क्वांटिटेटिव में रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव में हम लोग हाइपोथेसिस टेस्ट ना करके रिसर्च क्वेश्चन को हम लोग फ्रेम करते हैं, शोध प्रश्न जिसे बोला जाता है उसको हम लोग फ्रेम करते हैं। तो हमने हाइपोथेसिस बना दी, नो बीन्स आर डिफरेंट, और हमने इसका मेथड क्या किया, काउंट द बीन्स। यही तो हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च में करते हैं कि हमने सबसे पहले टॉपिक डिसाइड किया, ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, हाइपोथेसिस बना दी, और उसके बाद हमने उसका मेथड प्रयोग करके जो भी हो क्वेश्चनर इनमेटी, और ये मैंने एक उदाहरण लिया है काउंट द बीज। लेकिन अगर हम लोग इसी को क्वालिटेटिव करेंगे तो हम क्या करेंगे, रिसर्च क्वेश्चन बनाएंगे, वहां पे व्हाट इज बीन, सेम क्या है, और हमने व्हाट डज इट मीन टू बी ए बीन, और सेम होने का क्या 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 मतलब है, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक सेम में। हम लोग फिर हाइपोथेसिस में नहीं जाएंगे, किस में जाएंगे, रिसर्च क्वेश्चन में। क्वालिटी कितनी गिर रही है ये जिम्मेदारी है
क्वांटिटेटिव रिसर्च की, डेटा एनालिसिस करके आप बता देंगे कि रिसर्चेस नहीं हो रही हैं इंस्टीट्यूट्स में, टीचर्स नहीं है, लैक ऑफ टीचर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन क्यों गिर रही है, किस लिए गिर रही है, इसकी जानकारी हमें क्वालिटेटिव रिसर्च देगी। तो हमने यहाँ पे एक रिसर्च क्वेश्चन बना दिया, व्हाट डज इट मीन टू बी ए वीन, और हमने मेथड क्या अपनाया, एग्जामिन बीननेस इन द फील्ड। हम फील्ड में जाएंगे, सेम के खेत में जाएंगे और हम एग्जामिन करेंगे, परीक्षण करेंगे कि आखिर एक सेम की क्या क्या क्वालिटी होती है, क्या क्या एक सेम होने के लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। जब हम एग्जामिन कर लेंगे तब हम रिजल्ट निकाल लेंगे। ये एक बेसिक डिफरेंस है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में। आपको इसी मैंने एक उदाहरण लिया, इससे काफी कुछ क्लियर हो गया होगा ना। किसको, जब हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं तो हमें मिक्स मेथड में जाना पड़ता है। आपने सिर्फ हाइपोथेसिस टेस्ट करके बता दिया, नल हाइपोथेसिस आपकी रिजेक्ट हो गई। देयर इज ए नो डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस लेवल ऑफ मेंस एंड वुमेन्स, ठीक। अब क्यों डिफरेंस आया, इसके लिए आपको उसमें क्वालिटेटिव रिसर्च में जाना पड़ेगा। इसके लिए वो सिर्फ वहाँ पर हम लोग यही करते हैं, सिर्फ हम नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई या रिजेक्ट हुई करके छोड़ देते हैं। लेकिन जो अच्छी रिसर्च होती है वहाँ पे डिस्कशन लिखा जाता है कि आखिर क्या कारण रहा कि मेल ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ये उसको बस वैसे मत लीजिए, आजकल तो सब समान है, मैंने आपको जस्ट उदाहरण दिया क्योंकि ये भी एक क्योंकि रिसर्च का एक काम होता है मिथ को तोड़ना, जो हमारे पूर्वाग्रह हैं उनको तोड़ना। पहले कहा जाता है कि मेंस आर मोर इंटेलिजेंट, लेकिन आप किसी भी यूनिवर्सिटी के जब कन्वोकेशन होता है और अगले दिन न्यूज़पेपर उठा के देखिए तो 90% जो गोल्ड मेडल जो जीत रही हैं वो लड़कियां जीत रही हैं, और उनका जो लिटरेसी रेट है वो भी बढ़ा हुआ है। तो मिथ टूटा ना, जो पूर्वाग्रह वो, ये एक रिसर्च का भी काम होता है कि पूर्वाग्रह को रिसर्च हमारे तोड़ती है, मेनली क्वालिटेटिव रिसर्च। तो अब वो मिक्स मेथड हो गया कि आपने क्वांटिटेटिव यूज किया था, लेकिन डिफरेंस क्यों आया उनके इंटेलिजेंस लेवल में, उसके लिए आपको क्वालिटेटिव रिसर्च पर जाना पड़ेगा। आखिर क्या कारण है, क्यों डिफरेंस आया ये। कल मेरा जो लेक्चर है वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर पे ही, और रिव्यू ऑफ लिटरेचर का इंपॉर्टेंट काम ये नहीं होता सिर्फ केवल आपने सेकंड चैप्टर लिख दिया। रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपको हर फील्ड में मदद करता है। फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, आपने 4 स्टडी कर रखी है कि मोटिवेशन देने से लर्निंग लेवल बढ़ता है, ठीक, और आप वहाँ पे नल हाइपोथेसिस बनाए बैठे कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग, कि मोटिवेशन का लर्निंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गलत है ना, आप वहाँ 4 स्टडी अगर उसको सपोर्ट कर रही है तब आपको वहाँ पे डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनानी चाहिए। अगर आप ये कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है जो आपका हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, मेथोडोलॉजी, सैम्पलिंग सब में मदद करता है। रिसर्च गैप फिल करने के साथ साथ आपको, और कोई अगर नल हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्ट हो जा रही है तो उसको जोर देने के लिए आपको ऐसी रिसर्च वहाँ पे मेंशन करनी चाहिए जहाँ पर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई हो, क्योंकि आप उस बात को, इंडिया में रिसर्च का मेन कारण यही है कि हम 20 पेज लिखे जा रहे हैं, कोई रेफरेंस नहीं है। इन द फॉरेन कंट्री यू कैन नॉट राइट ए सिंगल वर्ड इन विदाउट रेफरेंस। आपने कहा इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, आपको रेफरेंस देना पड़ेगा, आपके कहने से कुछ नहीं होता। आप कुछ भी एक सिंगल सेंटेंस भी बिना रेफरेंस के नहीं लिख सकते, और हम लोग पूरा 40 पेज 50 पेज का चैप्टर बिना रेफरेंस के लिखे हुए हैं। आपने कहा इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, तो उसके पीछे आपको रेफरेंस देना पड़ेगा, किस बुक, किस जर्नल, किस इंसाइक्लोपीडिया में लिखा है इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। किस में, अब वो मैं कल रिव्यू ऑफ लिटरेचर का ही मेरा है, मैं डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाऊंगा, सारी चीज बताऊंगा। अब एक क्वालिटेटिव, तो वो आपका क्वेश्चन मिक्स मेथड पे हो गया। रिसर्च प्रोसेस क्या, पिछला वाला, एक मिनट जस्ट, नहीं ये तो हो गया था ना ये वाला। अच्छा अच्छा, ये वो सॉरी, मैं उसको शुरुआत से लाऊं, ठीक, इसके बाद वाला ना, इसके बाद वाला मैं वो कर रहा हूँ, पर्पस वाला ना। हाँ, अगर मैं उद्देश्य वाइज
क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में कंपैरिजन करूं तो मैं देखूंगा कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या है, टू एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट, घटना की व्याख्या करना और प्रिडिक्शन कर देना। क्वांटिटेटिव में हम लोग यही तो करते हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर क्वालिटेटिव में देखेंगे तो क्वालिटेटिव का काम है टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन, आपको वर्णन करना और उसका एक्सप्लेन भी करना है कि हायर एजुकेशन की क्वालिटी क्यों गिर रही है, कितनी गिर रही है, इसका जवाब आपको क्वांटिटेटिव से मिल जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट कर रही है केवल। और क्वांटिटेटिव का काम होता है टू टेस्ट एंड कंफर्म द वैलिडेट थ्योरी। एक रिसर्च का काम ये भी है कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको हम लोग वैलिडेट भी कर सकते हैं। जब हम रिसर्च में आपने पढ़ा होगा, जब रिसर्च की हम लोग उद्देश्य की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू नॉलेज, जनरेशन ऑफ थ्योरी, इसके अलावा एक रिसर्च का काम ये भी होता है जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको हम लोग भी वैलिडेट कर सकते हैं। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर खोलता है थ्योरी, आप इसको रिसर्च के द्वारा वैलिडेट भी कर सकते, वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो लेकिन क्वांटिटेटिव में क्या होता है कि हाइपोथेसिस को टेस्ट और कंफर्म ना करके हम लोग थ्योरी बिल्डिंग करते हैं, सिद्धांत का निर्माण करते हैं। और वो सिद्धांत का निर्माण एक इसकी एक मेथड है GTM जिसे बोलते हैं। आगे हम लोग, मैंने स्लाइड बनाई है ग्राउंडेड थ्योरी मेथोडोलॉजी, उस पर हम लोग बात करेंगे। उसका काम ही होता है थ्योरी बिल्डिंग का। इसमें क्या है, क्वांटिटेटिव में सिंगल रियलिटी होती है, एक केवल आपने एक वेरिएबल लिया और उसको हमने मेजर करके डिस्कस निकाल दिया। लेकिन क्वालिटेटिव में क्या, मल्टीपल रियलिटी होती है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था खुशी वाला, हैप्पीनेस वाला, और जैसे मैं एक उदाहरण और दूं, कॉन्टेक्स्ट जैसे ही चेंज होता है अर्थ बदल जाता है। जैसे मैंने एक उदाहरण आपको दूं, मैरिड बीट्स अनमैरिड, क्या अर्थ हुआ इसका, मैरिड बीट्स अनमैरिड। सेंटेंस एक ही, ध्यान से सुनिएगा, विवाहित लोगों ने अविवाहित लोगों को पीटा, यही हुआ ना इंग्लिश। अब इस सेंटेंस का मैं कॉन्टेक्स्ट चेंज कर रहा हूं, आप लोग देखिएगा, यही बात न्यूज़पेपर के पहले पेज पर लिखी होती, उसका क्या मतलब होता, और यही बात सेंटेंस मैंने न्यूज़पेपर के खेल पृष्ठ पे लिख दी तो उसका मतलब हो जाएगा कि विवाहित लोगों की टीम ने अविवाहित लोगों की टीम को हरा दिया। और यही खबर अगर मैं पॉलिटिकल पेज पे छाप दूं तो विवाहित लोगों की पार्टी ने अविवाहित लोगों की पार्टी को हरा दिया। और यही मैं अगर लोकल पेज पे डाल दूं तो विवाहित लोगों ने अविवाहित लोगों को पीटा। सेंटेंस एक है, क्या बदला मैंने, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट बदला हुआ है। तो यही क्वालिटेटिव रिसर्च का डिफरेंस क्वांटिटेटिव में यही है कि जैसे ही कॉन्टेक्स्ट बदला रियलिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वहां पे सिंगल रियलिटी ना होके मल्टीपल रियलिटी होती है, क्योंकि हर आदमी का अपना अपना इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। हो सकता है कि वो जो चीज मुझे मीठी लग रही हो वो इनको मीठी ना लगे, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। और हर चीज में मल्टीपल रियलिटी होती है, जबकि क्वांटिटेटिव में सिंगल रियलिटी होती है। रियलिटी इज ऑब्जेक्टिव, वहां पे जो चीज है इंटेलिजेंस है, आप उसका ऑपरेशनल डेफिनेशन करेंगे वो चाहे कहीं भी हो, आप जैसा चाहे इंडिया में करें या अमेरिका में। लेकिन रियलिटी सोशली कंस्ट्रक्टेड, क्वालिटेटिव रिसर्च में रियलिटी इज नॉट ऑब्जेक्टिव, रियलिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टिव। उस समय के हिसाब से आप सोसाइटी में रहते हैं और किस चीज का क्या मीनिंग है, कौन व्यक्ति किस बात को किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है। जैसे एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि आप इसलिए हंस रहे हैं कि आपने मेरी बात का मतलब कुछ दूसरा समझा, जबकि मैंने वो बात नहीं कही थी, मैं कुछ और कहना चाह रहा था, आपने कुछ और समझा, इसलिए आप हंस दिए उस बात पे। रिसर्च प्रोसेस के अगर हम रेफरेंस पे बात करें कि दोनों का अगर कंपैरेटिव करें, क्वालिटेटिव का और क्वांटिटेटिव का, तो क्वांटिटेटिव में फोकस्ड है। फोकस्ड का मतलब पहले से ही डिजाइन बनी हुई है, आपको टॉपिक सेलेक्ट करना है, ऑब्जेक्टिव फ्रेम करना है, हाइपोथेसिस फ्रेम करनी है, डेटा कलेक्ट करना है, डेटा एनालिसिस करना है, एंड देन रिजल्ट एंड देन जनरलाइजेशन। लेकिन क्वालिटेटिव में क्या, होलिस्टिक अप्रोच होती है, हम तब तक प्रोसेस करते रहते हैं जब तक हमें कोई एक फर्म रिजल्ट नहीं मिल जाता, जब तक हम किसी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच जाते हैं। बस वहां पे सिर्फ क्या, हाइपोथेसिस आपने टेस्ट की, रिजल्ट आ गया, जनरलाइजेशन हो गया। लेकिन हम अगर किसी संस्थान के बारे में या किसी भी मोस्टली जब भी कोई प्लानिंग बनती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कहीं भी, तो वहां पे सबसे पहले रिसर्च किया जाता है। क्या किया जाता है, रिसर्च। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, एक
तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो कांग्रेस शुरू से कह रही है गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। तो उन्होंने एक रिसर्च किया कि गरीबी कैसे हटाई है। जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने कहा कि सबसे ज़रूरी चीज़ है व्यक्ति के लिए, जब रिसर्च हुई कि व्यक्ति के पास पैसा होना चाहिए। वो पैसा कैसे आएगा, ऐसे गवर्नमेंट तो नहीं दे सकती किसी के, कि रोजगार प्रदान कर दिया जाए। तो रिसर्च हुई, तो रिसर्च में ये इम्प्लीकेशन आया कि कुछ आप ऐसी योजना चालू करिए जहाँ से लोगों को पैसा मिले। तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने तुरंत मनरेगा चालू किया। क्या किया? मनरेगा चालू किया। मनरेगा चालू की अच्छी बात हुई, लोगों को रोजगार मिलने लगा। वो बात दूसरी है कि पहले गड्ढा खोदा जाता था, फिर गड्ढे भरा जाता था, उसको उसमें रोजगार। तो जब लोगों को रोजगार मिला तो लोगों के पास पैसा आया। जब आदमी के पास पैसा आता तो सबसे पहले आदमी क्या करता है, साइकोलॉजिकल जो नीड्स होती है, रोटी कपड़ा मकान, उसकी तरफ जाता है। जब पैसा आया तो लोगों ने सबसे पहले खाना खरीदना चालू किया। भाई भोजन सबके लिए ज़रूरी है, कपड़ा और मकान। तो जब सबके पास पैसा आ गया तो मार्केट में गए तो वहाँ क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हो गया और पता लगा टमाटर 140 रुपए किलो हो गया। इफेक्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग। कोई भी पॉलिसी बनती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं रिसर्च होता है कि ये रिसर्च करें। कोई भी पॉलिसी बने, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है इसके पीछे भी रिसर्च हुआ है। और रिसर्च में आपको एक कहानी सुनाऊंगा, उसके अभी बाद में एक टॉपिक आएगा। तो उसमें क्या है कि होलिस्टिक अप्रोच हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है, क्वांटिटी में डील्स विद अननोन वेरिएबल्स, डील्स विद नोन वेरिएबल्स, कि हमें वेरिएबल्स पहले से पता है, हमने उसका मेजरमेंट किया और उसके हिसाब से रिजल्ट हमने दे दिया। लेकिन क्वालिटेटिव में क्या करें, अननोन वेरिएबल्स और विद फ्लेक्सिबल गाइडलाइन। वेरिएबल्स आपको पता नहीं है, आप किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं तो उसका पर्सपेक्टिव क्या है। आप क्वालिटी को लेके गए हैं, लेकिन आप किसी गांव वाले के पास गए और आपने कहा कि, जैसे आपने एग्जिट पोल के बारे में सुना होगा, ओपिनियन पोल बड़ा सटीक होते हैं, मगर उसने कह दिया कि 260 आएगी तो उसके आसपास 4+ होता है। हर कंपनी का अलग अलग होता है, लेकिन ज़्यादातर सटीक होते हैं। कौन सी, और वो पूरा डिपेंड करता है उसके सैम्पलिंग मेथड पे, कि जिस कंपनी की सैम्पलिंग रिप्रेजेंटेटिव नहीं, वहाँ पे रिजल्ट गलत, और जिसका रिप्रेजेंटेटिव हो गया वहाँ पे रिजल्ट सटीक। तो कौन सी सैम्पलिंग मेथड प्रयोग करते हैं वो लोग एग्जिट पोल में या ओपिनियन पोल में? सर्वे तो होता ही है, वो मैं सैम्पलिंग प्रोसीजर पूछ रहा हूँ। सर्वे तो है ही, वो सर्वे कर रहे हैं। क्लस्टर, कौन सा? क्लस्टर सैम्पलिंग का आप लोग प्रयोग करते हैं। और क्लस्टर मतलब एक गुच्छ होता है, कि वो क्लस्टर है। जैसे आपने अंगूर का पेड़ देखा होगा तो बहुत सारे उसमें वेल्स लगी हो, तो आपने कोई एक क्लस्टर को कर लिया, सीज कर लिया और उससे आपने पूछ लिया जाके। तो आप गए वहाँ पे ओपिनियन पोल पे, आपने प्रश्न पूछने, जो सर्वे करता है वो प्रश्न पूछता है। डायरेक्ट नहीं पूछा, डायरेक्ट कोई नहीं बताएगा, बता देगा आपको किसने वोट दिया, आपने किसको वोट दिया, नहीं बताएगा। पूछेगा कि आपको जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो योजना आई है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसको आपने कॉलोनी मिली। अगर वो पक्ष का होगा तो वो तुरंत अच्छी बात है, अगर विपक्ष का होगा ये वो प्रधान जी ने 30,000 रुपये ले लिए और कॉलोनी भी नहीं आई, अभी पूरा पैसा नहीं आ पाया, वो सारी बात उसी पे बताने लगेगा इनडायरेक्टली। और जो रिसर्चर है वो नोट करने लगेगा ये सरकार के फेवर में वोट दिया इसने या पक्ष में दिया, तो उसी से जाके डायरेक्ट कोई नहीं बताएगा, अगर बताएगा भी तो गलत बताएगा। तो इसी से वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट उनका एक्सप्लेनेशन निकलता है। वो क्लस्टर सैम्पलिंग का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पे क्या कि, और हो सकता है कि वो दूसरी चीज़ ना बता के तीसरी चीज़ के बारे में बताने लगे। तो वो डिपेंड करता है रिसर्चर के ऊपर, वो किस तरीके से इंफॉर्मेशन को निकलवा पाता है उससे। यूज एस्टेब्लिश गाइडलाइन है, पहले से ही जो बनाया ढांचा, उसी को हम लोग काम करते हैं। इसमें क्या इमरजेंट डिजाइन होती है, हम अपने हिसाब से डिजाइन में मैनिपुलेट कर सकते हैं कुछ भी जाके। स्टैटिक डिजाइन होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च में कॉन्टेक्स्ट फ्री ऑब्जेक्टिविटी रहती है। व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी? एक लोग कोई, हाँ आप, हाँ रिसर्चर का बायसनेस, फ्री फ्रॉम पर्सनल एटीट्यूड, बायसनेस या पर्सनल रिस्पेक्ट का उसी पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिविटी रहती है, चूंकि सब्जेक्टिविटी कहीं ना कहीं क्वालिटेटिव रिसर्च में रहती है, और उसको दूर करने के तरीके, जैसे मैंने एक उदाहरण दूं आपको। मैंने एक प्रश्न शोध लिया, मोदी जी की लोकप्रियता का अध्ययन करना।
पहली बात तो टॉपिक ही बाइस्ड है। हाउ कैन यू से मोदी जी इज पॉपुलर? आपने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर लोकप्रियता का दिन करने का फायदा ही क्या? आपने हाउ कैन यू से मोदी जी इज पॉपुलर? भाई काफी लोगों ने उनके अगेंस्ट भी तो वोट किया है, भले ही बीजेपी का वोट शेयर ज्यादा है। तो वहां पे हमें अनबायस रह के टॉपिक का सिलेक्शन करना है कि पूर्वाग्रह नहीं रखना है। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च में एक समस्या रहती है, वो डिपेंड करता है रिसर्च पे। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, ये टॉपिक ही कैसा बाइस्ड है, टॉपिक ही बाइस्ड है। तो इस तरीके के टॉपिक्स हम लोगों को नहीं रखने चाहिए। आउटकम ओरिएंटेड होती है ये, और ये प्रोसेस ओरिएंटेड जो मैं आपको बता चुका हूं। कंट्रोल ऑफ एरर, हम लोग जो एरर होती हैं उनमें उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। हम सैंपल अगर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं, एलिमिनेशन होता है, कंटामिनेशन, काफ़ी सारे। इसमें क्या है, ट्रस्ट वर्दी ऑफनेस फाइंडिंग्स, ट्रस्ट वर्दी करते हैं कि ट्रायंगुलेशन करते हैं, और ट्रायंगुलेशन के माध्यम से सब्जेक्टिविटी को दूर करने का प्रयास किया जाता है। बताएंगे ट्रायंगुलेशन क्या होता है? आप लोगों ने मुझे लगता है पहली बार सुना होगा ट्रायंगुलेशन। क्वांटिटेटिव जो होता है सर डिडक्टिव एनालिसिस, और जो क्वालिटेटिव होता है वो इंडक्टिव आगमन विश्लेषण पे डिपेंड है। क्योंकि डिडक्टिव में क्या है, इसमें क्वांटिटेटिव में जनरल केस टू स्पेसिफिक सिचुएशन, जबकि यहाँ पे स्पेसिफिक सिचुएशन टू जनरल केस। जस्ट 1 मिनट, ज्यादा आगे हो गया। हाँ, फाइंडिंग्स के रेफरेंस में अगर हम बात करें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में, तो क्वांटिटेटिव में न्यूमेरिकल डाटा होता है, स्टैटिस्टिकल फॉर्म और साइंटिफिक, जबकि यहाँ पे नरेटिव डिस्क्रिप्शन होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, डेटा जो आपको मिलेगा वो वर्ड्स में होगा, कोटेशंस में होगा, पर्सनल वॉइस होगी, और उसका अपना पिक्चर भी हो सकती है। उसके हिसाब से उन चीज़ों को आपको एनालिसिस करना है। टाइम काफ़ी कम बचा, मुझे बहुत जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि सर ने कहा टाइम। जस्ट 1 मिनट। स्टेप्स की हम लोग अगर बात करेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च में, तो ये मैंने जो स्टेप्स बनाए हैं, हर रिसर्च के अपने अपने अलग स्टेप्स होते हैं। फिनोमेनोलॉजी आप करेंगे उसका अलग होगा, नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी का अलग होगा, फोकस ग्रुप का अलग होगा, लेकिन मैंने सारे को जनरलाइज करने का प्रयास किया है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे टॉपिक ना करके आइडेंटिफाई द फिनोमिना। हम फिनोमिना को आइडेंटिफाई करेंगे कि किस कॉन्टेक्स्ट, किस फिनोमिना में हमें स्टडी करनी है। जब फिनोमिना आइडेंटिफाई कर लेंगे हम लोग, तो आइडेंटिफाई द पार्टिसिपेंट, पर्पजिव सैंपलिंग के द्वारा हम लोग जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। जनरेशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, हम यहाँ पे हाइपोथेसिस ना बना के रिसर्च क्वेश्चंस बनाएंगे, डेटा कलेक्शन करेंगे, डेटा एनालिसिस करेंगे, और इंटरप्रिटेशन और कंक्लूजन आ जाएगा। ये एक जनरल फॉर्म है क्वालिटेटिव रिसर्च का। इसमें कोई आप लोगों को समस्या कोई पूछ सकते हैं, कोई भी चीज? अब हम टूल्स की बात करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में। तो क्वांटिटेटिव में आपने क्वेश्चनर हो गया या इन्वेंटरी हो गई, इस तरीके के टूल्स होते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव में क्या है, इंटरव्यू, करस्पॉन्डेंस, डायरी, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, फीडबैक, इन सारी चीज़ों से हमें क्या पता चलता है, लोगों के व्यवहार, अभिवृत्ति, मूल्य, अभिप्रेरणा, आकांक्षा, संस्कृति और लाइफ स्किल। क्वालिटेटिव रिसर्च के द्वारा हम लोग किसी भी संस्कृति, व्यक्ति की बिहेवियर, एटीट्यूड, मोटिवेशन, कल्चरल स्टेटस क्या है, वो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो इन तरीके के टूल्स क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लोग यूज करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च की टाइप की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। और क्वालिटेटिव रिसर्च में सबसे पहले आती है ग्राउंडेड थ्योरी, जिसे हम लोग बोलते हैं निहित सिद्धांत विधि। दूसरा है इथनोग्राफी, थर्ड इज सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, अंतःक्रियावाद,
कंटेंट एनालिसिस, जिसे हम लोग विषय वस्तु विश्लेषण भी कहते हैं, नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी, नैसर्गिक अध्ययन, हिंदी में क्या बोलेंगे, नैसर्गिक अध्ययन, फोकस ग्रुप मेथोडोलॉजी, एंड लास्ट इज फिनोमेनोलॉजी। और भी होता है, आपने ये चूंकि मैंने यहाँ आइडेंटिफाई इसलिए कर से क्योंकि नए टर्म है, आप फिलोसफिकल भी इसमें आ सकता है, केस स्टडी भी आएगी, हिस्टोरिकल भी आएगा। इतने टाइप्स मेनली क्वालिटेटिव रिसर्च के होते हैं। मेन टाइप से हम लोग बात करेंगे, फिनोमेनोलॉजी पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, जिसे हम लोग बोलेंगे घटना क्रिया विज्ञान। फिनोमेनोलॉजी को क्या बोलते हैं, घटना क्रिया विज्ञान। इसका जो मेन है कि हमें मानवीय ह्यूमन एक्सपीरियंस होते हैं, वो इस थ्योरी का, इस रिसर्च मेथोडोलॉजी का बेस है। ह्यूमन एक्सपीरियंस, मानवीय अनुभव, कि घटना के प्रति हमारा क्या एक्सपीरियंस है, क्या संबंध है और हमारी उस घटना के प्रति क्या भावना है। कई हम लोग फिनोमेनोलॉजी करते हैं तो हम लोग नेचुरल सेटिंग में जाके पूर्व निर्धारित धारणा को खत्म करे बिना पूर्वाग्रह के उस नेचुरल सेटिंग में जाके हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे मैं एक उसका उदाहरण दे दूं, आप स्टडी कर रहे हैं और आपका कोई फ्रेंड आके पूछ ले क्या कर रहे हो, तो आप झल्ला जाएंगे, दिख नहीं रहा, पढ़ रहा हूँ। लेकिन कोई एक ऐसी एलियन या कोई अज्ञात व्यक्ति आ जाए जो आपके कल्चर को ना जानता, वो आपसे पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप उसको आसानी से बताएंगे। ये फिनोमेनोलॉजी है कि हम धारणा खत्म कर ले कि उसको, कि हमारी कोई पूर्व धारणा ना रहे, नेचुरल कॉन्टेक्स्ट में, नेचुरल सिचुएशन में, जैसे हम लोग नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी बोलते हैं, कि परिस्थितियों में मैनिपुलेट ना करें, तब हम लोग वहाँ पे फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च का प्रयोग करते हैं, घटना क्रिया विज्ञान बोलते हैं। और एडमंड हर्सेल जो है उसको जनक माना जाता है फिनोमेनोलॉजी का। विस्तार में नहीं जाएंगे, विस्तार में अगर जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। और इसमें मेन क्या होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको हमें अपने अनुभव बताने को कहा जाता है, कि आपके इस घटना के प्रति क्या एक्सपीरियंस रहे, आप बिना वाइस्ड और बिल्कुल बताइए, और हम उसको नोट करते रहते हैं, तब हम लोग उस पर फिनोमेनोलॉजिकल इन्वायर करते हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण दूँ, किसी से पूछो, इंटरव्यू से बाहर रूम से आ रहा हो, कहीं किसी यूनिवर्सिटी या कहीं कॉलेज में इंटरव्यू दिया है, तो बाहर निकलेगा तो सबसे पहले वो प्रश्न यही करेगा, कुछ नहीं, सब सेट है, यहाँ पे पहले से ही सब सेट है, सीट बुक हो चुकी है। लेकिन उसने रियल बात नहीं बताई कि इंटरव्यू रूम में 5 प्रश्न पूछे गए, उसने एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया, कोई बाहर बता देगा उसकी इंसल्ट हो जाएगी। लेकिन उसने क्या किया, सबसे पहले सब फिक्स है, सब पहले से फिट हो चुका है, फॉर्मेलिटी करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। लेकिन जब आप उसको इंक्वायरी करेंगे, पूछेंगे, रेपो बिल्डिंग करेंगे, 8-10 दिन उसके पास रहेंगे, तब वो आपको रियलिटी जाके बताएगा, यार पढ़ाने को बोला गया था और मैंने वहाँ पे स्पेलिंग ही गलत लिख दी, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा, क्योंकि भाई इंटरव्यू नाम ही है, आप अगर उस पार होते हैं तो उसका वो इफेक्ट पड़ता है जाके। तो देखिए ये फिनोमेनोलॉजी है। इथनोग्राफी हम जो बात करते हैं, नृशास्त्रीय अध्ययन बोलते हैं, इसका जो मेन पर्पस है, अगर इथनोग्राफी की बात करें, ये जो एंथ्रोपोलॉजी से आया, इथनोग्राफी कहाँ से आया, एंथ्रोपोलॉजी से। में सोशल ग्रुप्स का अध्ययन किया जाता है इथनोग्राफी में, और उनकी विशेषताओं के बारे में बताया जाता है। सोशल ग्रुप्स का हम नेचुरल सेटिंग्स में जाके स्टडी करते हैं। जैसे मैं एक आपको उदाहरण दूं अभी, कि मध्य प्रदेश में ट्राइब है बैगा ट्राइब, नाम सुना होगा आप लोगों ने। मेरा एक मित्र है, एलयू में था, लखनऊ यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैंने पीएचडी वहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस से किया, 2017 में अवार्ड है। तो वो इथनोग्राफी कर रहा था, तो वहाँ उन लोगों के पास जाता था, पहली बार तो गया तो उन लोगों ने उसको भगा दिया तुरंत। ये वही बात की चले जाओ यहाँ से, अब इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के आदमी हो, सूचना कलेक्ट करने आए हो। लेकिन जब वो गया, उन लोगों के पास बातचीत की, रेपो बिल्डिंग की, करीब 2 महीने लग गया उसको वहाँ पे रेपो बिल्डिंग करने में, सौहार्द निर्माण करने में। और मैंने उससे कहा मजाक में, कहा ऐसा करना, डीएम साहब को बता के जाना, पता लगे तो वहाँ बैगर ट्रैप में जाओ, तुम्हारा जिंगा लाला वो कर दे तुरंत वो। भाई आप किसी स्टेज पे जा रहे हैं, इतनों के पास जा रहे हैं, तो कम से कम एक जो अथॉरिटी है उसको जानकारी होनी चाहिए जाके। आप बिना बताए जा रहे हैं, ना वहाँ पे इंटरनेट है, ना वहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क आपको मिल रहा है, वो आपकी लैंग्वेज को भी उतनी तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, और आप बैगा ट्राइब की एजुकेशनल प्रॉब्लम्स का स्टडी करना चाह रहे हैं, तो कुछ ना वो ना उनको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता, आपको डेटा क्या करना है, डेटा जनरेट करना पड़ेगा। डेटा क्या करना पड़ेगा, जनरेट। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में डेटा को कलेक्ट नहीं, डेटा को जनरेट किया जाता है, कि आपको डेटा कैसे जनरेट करना है। ये कुछ उसकी पिक्चर है, महेश नाम है, तो वो उन लोगों के साथ जाता था और वहीं 1-2 महीने इथनोग्राफी करता था। उसने क्या किया,
मैंने ये सब पूछ के पिक्चर लगाई है, क्योंकि ये भी एक रिसर्च एथिक्स है कि किसी भी दूसरे की चीज़ को आप बिना परमिशन के नहीं हो सकते। तो वो उन लोगों के पास जाता था और बैगा ट्रैप पे उसने एथनोग्राफी की, करीब उसको 4 साल लगे। वो बता रहा था 1 साल 4 साल में वो उन लोगों के बीच रहा, उसके उनके कस्टम समझे, उनकी रीति रिवाज में सम्मिलित हुआ, उनके शादी विवाह में गया, तब उन लोगों ने उसको जो क्लियर इन्फॉर्मेशन है वो देनी चालू की। और जब क्लियर इन्फॉर्मेशन पता चली तब उसे वास्तव में पता चला कि बैगा ट्राइब की वास्तव में समस्याएं क्या है। क्वेश्चनर भरवा के पॉसिबल ही नहीं था, पढ़े लिखे नहीं है वो लोग, कैसे कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा आपको, वहाँ पे जाके रेपो बिल्डिंग करनी पड़ेगी, और रेपो बिल्डिंग करने के बाद आपको डेटा को जनरेट करना पड़ेगा, तब हम वहाँ पे स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर सकते हैं। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद इसे कहेंगे, कि प्रतीकों के माध्यम से किस तरीके से आपको डेटा लेना हो। कहीं ना कहीं जो सिंबल्स होते हैं वो पूरी व्यवहार शैली को बता देते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, अभी एक छोटा सा कार्टून पूरी सोसाइटी में एक हलचल मचा सकता है। एक छोटा सा कार्टून है सिंबल, और आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। आप किस तरीके के कपड़े पहने हैं, व्हाइट कपड़े पहन के हैं सब जगह, आपको पता चल जाएगा किसी के यहाँ ट्रेजिडी हुई है। आप हाथ जोड़ रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं, आपने सिर मुड़ा रखा है, मूंछें मुड़ा रखी है, तुरंत बता देगा कि किसी के यहाँ, इनके यहाँ ट्रेजिडी हुई है। तो किस तरीके से सिंबल पूरे कॉन्टेक्स्ट को बता देते हैं, हमें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती। ये क्या है, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। तो ये जैसे एक वाईडी कॉलेज में सर थे, उनका मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, किताबें लिखते थे। उन्होंने क्या किया, फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में इस्लाम धर्म एक टॉपिक है, तो उन्होंने क्या किया कि इस्लाम धर्म को समझाने के लिए मोहम्मद साहब का एक सिंबॉलिक एक चित्र छाप दिया। जब वो मार्केट में किताब आई तो उस पर बड़ा बवाल हो गया कि आज तक मोहम्मद साहब की इस्लाम धर्म में कोई पिक्चर ही नहीं लेगी, तो आपने कैसे छाप दिया। उसके लिए उनको करीब 1 महीने जेल जाना पड़ा। पूरा उस पर बहुत बड़ा इशू हो गया कि जब इस्लाम में मोहम्मद साहब की कोई पिक्चर ही नहीं है तो आपने कैसे इसको छाप दिया। वो छोटे सा प्रकट था लेकिन बहुत उसको तूल दिया गया। तो एक सोचिए कि एक छोटा सा सिंबल किस तरीके से पूरी सोसाइटी को चेंज कर देता है। आप लोगों ने आज तक पे देखा होगा सो सॉरी आता है लास्ट में, क्या पूरा सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म है कि किस तरीके से कार्टून्स पूरी एक कॉन्टेक्स्ट को बता देते हैं, आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। जाके हेयर स्टाइल है, वेशभूषा है, आप जो दूल्हा दुल्हन है बताने की जरूरत नहीं, उनका फॉर्मिंग जो है वो अलग है। तो इस तरीके से किस तरीके से प्रतीकों को अर्थ प्रदान किया गया, आप क्या सोचते हैं, ये सब सारा सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म में आता है। ये एक मेथड भी है और इसको हम लोग एज ए टूल भी क्वालिटेटिव रिसर्च में प्रयोग करते हैं। आप इथनोग्राफी कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनके माध्यम से काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट हो जाती है। मेथड भी होता है और एज ए टूल भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में। ग्राउंडेड थ्योरी निहित सिद्धांत विधि है और इसका जो काम होता है थ्योरी फॉर्मेशन, सिद्धांत का निर्माण। अब सिद्धांत का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि ये ग्राउंडेड जो थ्योरी है वो कहती है कि जो थ्योरी है वो डेटा में ही निहित है, इसलिए इसको निहित सिद्धांत विधि भी बोला जाता है कि जो थ्योरी है वो डेटा में ही निहित है। तो इसमें क्या करते हैं कि कोड्स बनाते हैं, सब कैटेगरी बनाते हैं, कैटेगरी बनाते हैं, देन थ्योरी फॉर्मेट होती है। वैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। आप एक स्टडी करना चाहते हैं इम्प्लीमेंटेशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट, राष्ट्रीय वो शिक्षा का अधिकार अधिनियम की प्रभावितता और क्रियान्वयन का अध्ययन। आपने क्वालिटेटिव स्टडी की और आपने 5 लोग, 5 गार्जियन, 5 जो स्टेक होल्डर हैं, 5 BSA, 5 BO, इस तरीके से आपने डेटा लिया और आप कोडिंग करते गए। इसमें कोडिंग की जाती है, जैसे समान अगर वो आ रहे हैं स्टेटमेंट तो आप उसकी हम एक समान जो स्टेटमेंट आ रहे हैं कि हम कोडिंग कर देंगे, कोड 1, एक्सीएल कोडिंग, मेमो कोडिंग, सब उसमें काफ़ी सारे होते हैं। तो फिर आप एक साथ कोडिंग करके, तो जैसे मैंने बताया था फनल अप्रोच, फनल में क्या होता है एक साथ बहुत सारे डेटा जाते हैं, लास्ट में एक रिगिड स्टेटमेंट आ जाता है।
तो करते, तो उसमें आप जब उन्होंने सबका स्टेटमेंट लिया, सबसे बात की कि राइट टू एजुकेशन एक्ट की इफेक्टिवनेस क्या है, गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च कर रही है, इतना बजट ऑपरेशन का है, कल बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो उससे ये थ्योरी ये निकली कि सिर्फ एक लोगों के प्रयास से राइट टू एजुकेशन एक्ट में क्वालिटी और इफेक्टिवनेस नहीं आने वाली है। कलेक्टिव प्रयास करना चाहिए, सभी की जिम्मेदारी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी का, ये चाहे वो गार्जियन हो, चाहे वो टीचर एजुकेटर हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो। जब तक क्वालिटी तभी आएगी जब सबका इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्राइमरी एजुकेशन में। तो एक थ्योरी बन गई कि क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन में लाने के लिए सबकी समान भागीदारी जरूरी है। इस तरीके से हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च के माध्यम से जो जीटीएम है थ्योरी बिल्डअप करते हैं। कंटेंट एनालिसिस, अंतर्वस्तु विश्लेषण, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अंतर्वस्तु विश्लेषण होता है कि रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, जो कम्युनिकेशन हो रहा है कि हम किस तरीके से उस चीज को समझते हैं। मैं को दो उदाहरण दूंगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे हाँ हाँ, आप अगर, हाँ, एक पहला उदाहरण ये रहा कि जब योगी जी ने शपथ ग्रहण समारोह किया यूपी में, तो पहली स्पीच दी, सबसे पहली स्पीच शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद, तो अपने अपने पहले भाषण में, पहली स्पीच में 36 बार योगी माननीय मोदी जी का नाम लिया। तो कहीं ना कहीं अगर इसका हम कंटेंट एनालिसिस करें तो योगी जी कहीं ना कहीं मोदी जी की विचारधारा से प्रभावित हैं। दैट इज कंटेंट एनालिसिस। आप उनकी स्पीच सुनेंगे तो कम से कम मोदी जी का नाम पहले भाषण में 36 बार आया हुआ है, 36-37 बार। तो हम कह सकते हैं हमने उस पूरे स्पीच का कंटेंट एनालिसिस कर दिया, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स पढ़ा, उसका कॉन्टेक्स्ट निकाला कि मोदी जी, योगी जी कहीं ना कहीं मोदी जी की विचारधारा से प्रभावित हैं। दूसरा उदाहरण मैं आपको दूं, आज के करीब 15 साल पहले आप बेसिक एनसीईआरटी की किताब देखेंगे तो उसमें आप मैथ की किताब निकालिए, कहीं की किताब निकालिए, तो उसमें आप पहला उदाहरण पाएंगे कि मोहन बाजार गया, उसके पास 10 रुपए थे, 5 रुपए की सब्जी खरीदी, बताओ उसके पास कितने पैसे बचे। बताइए कौन है, खिलाड़ी का नाम छपा होगा, उसमें सचिन तेंदुलकर की तस्वीर लगी होगी। या रोहन बाजार गया, उसके पास 5 रुपए थे, 5 रुपए उसके पिताजी ने और दे दिए, बताओ उसके पास कितने पैसे बचे। तो इसी तरह के उदाहरण मिलते हैं। अब किताब खोल लीजिए, रीता बाजार गई, उसके पास 10 रुपए थे, 5 रुपए उसके पिताजी ने दिए, उसके पास 15 रुपए हो गए। दीपिका बाजार गई, या उसके इस तरीके के उदाहरण। और खिलाड़ी के बारे में बताइए तो सचिन तेंदुलकर की जगह इनका मिताली राज या दीपिका की फोटो छपी होगी। दैट इज द कंटेंट एनालिसिस। उस समय की किताबों में जेंडर वाइसनेस था, ये वो सोची उस समय 15-20 साल पहले सोच ही नहीं सकते कि दीपिका भी बाजार जा, लड़कियां भी बाजार जा सकती हैं, सब्जी खरीद सकती हैं, इसलिए कहा। और आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें क्या है, ये सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होगी। अगर महिला क्रिकेटर की भी तस्वीर होगी या किसी बैडमिंटन की, तो दीपिका, मिताली राज, झूलन गोस्वामी, इसकी तस्वीर छपी होगी कहीं भी। तो क्या ये क्या कंटेंट एनालिसिस, जो कंटेंट आपके सामने है आप उसको किस दृष्टि से देख पा रहे हैं, क्योंकि उस समय की किताबों में क्या था, जेंडर वाइज। अब मैं सबसे बिल्कुल लेटेस्ट उदाहरण बताऊं आपको, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अभी मेरे माइंड में तुरंत आया कि जब मैंने उसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पढ़ा और उसका मैंने कंटेंट एनालिसिस किया, तो मैंने पाया कि उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पूरे डॉक्यूमेंट्स में 300-350 से ज़्यादा बार स्कूल वर्ड आया है, 320 बार शिक्षक वर्ड आया है और 220 बार क्वालिटी वर्ड आया है। अगर मैं पूरी शिक्षा नीति का क्वालिटेटिव एनालिसिस करूं तो मैं कहूं कि पूरी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है कहीं ना कहीं स्कूल, क्वालिटी और शिक्षक पर केंद्रित है। दैट इज कंटेंट एनालिसिस। क्लियर? जस्ट 1 मिनट, क्योंकि मुझे लैपटॉप से हैबिट है।
नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल रिसर्च, जिसे हम लोग ऐतिहासिक अनुसंधान बोलते हैं। क्या होता है ऐतिहासिक अनुसंधान? कोई एक लोग, मैंने कहा था कि मैं ही उतनी देर से बोलता जा रहा हूँ, कोई लोग बताए। हाँ आप। अच्छा वो छोड़िए, बिल्कुल नॉर्मल। इतिहास क्यों पढ़ते हैं? क्या फायदा है? कुछ फायदा है इतिहास पढ़ने से? मुझे पास्ट की प्रॉब्लम्स के आधार पर सॉल्व कर सकें। और आजकल सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वही माना जाता है कि इंटेलिजेंस की डेफिनेशन बदल गई है ना। आजकल वो इंटेलिजेंस नहीं है जिसके पास बहुत ज़्यादा डिग्रियाँ हो। इंटेलिजेंस वो है जो हर परिस्थिति में अपने आप को सर्वाइव कर ले है और गलतियाँ ना करें, क्योंकि सर्वाइविंग पावर सबसे अच्छी पानी के पास होती है, जिस पात्र में डालो वैसे ही हो जाता है। इसलिए पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्या है? पानी है। तो उन्होंने सही कहा कि प्राचीन काल में जो घटनाएं हो चुकी हैं उनका अध्ययन करके हम लोग भविष्य के लिए सतर्क हो जाते हैं और वर्तमान को समझने का प्रयास करते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च कुछ मैंने इसके स्टेप्स भी, इसको दिक्कत क्यों करते हैं इसका मैंने एक स्लाइड बनाई है कि हिस्टोरिकल रिसर्च किया क्यों जाता है। टू सॉल्व द कंटेम्परेरी प्रॉब्लम्स, जो समकालिक समस्याएं हैं, जो वर्तमान में समस्याएं हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं। लर्न फ्रॉम पास्ट फेलियर्स एंड सक्सेस, जो वही वैसे मैंने बताया कि पास्ट की जो फेलियर्स रही है सर, उनसे हम लोग कुछ सीखें और दोबारा वो गलती ना करें, तभी हम वो इंटेलिजेंस कहलाएंगे। अगर बार बार कोई गलती हो रही है और हम उससे नहीं सीख रहे हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है। To evaluate data in relation to selected hypotheses, theories and generalization, and to understand how and why educational theories and practice developed। Important है कि किस तरीके से प्राचीन जो हमारी शिक्षा व्यवस्था रही है किस तरीके से डेवलप हुई, क्यों नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम था और इस समय भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं आ पा रही है, जबकि गवर्नमेंट इतना प्रयास कर रही है। और उस समय नालंदा तक्षशिला में जब आया, सुमात्रा, कंबोडिया, श्रीलंका से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी थी। तो क्या कारण है? ये सब जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? हाँ, जब हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च से करेंगे। से आपको मैं उदाहरण दूँ, NEP 2020, आखिर क्या ज़रूरत पड़ी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लाने के पीछे? कोई बताएगा? अगर आप इस पर मैं एक हिस्टोरिकल रिसर्च करना चाहूँ, जितनी भी प्रीवियस जो एजुकेशनल पॉलिसीज आई हैं, चाहे वो 1968 की हो, 86 की रही हो, कुछ ना कुछ तो कारण होगा। अगर कुछ कारण ना होता तो नई शिक्षा नीति 2020 को लाने के पीछे कोई ना कोई मंतव्य तो रहा होगा। कोई बताएगा क्या कारण रहा? 30 साल बाद आखिर ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी? कोई कह रहा शिक्षा का स्तर गिर रहा है, कोई कह रहा डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं, डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ हम लोगों की जो वैल्यूज़ हैं वो खत्म होती चली जा रही है। एक शिक्षित व्यक्ति की क्या डेफिनेशन है कि शिक्षित व्यक्ति तभी शिक्षित है जब वो समाज के साथ आचरण करे और सामाजिक कल्याण में अपना योगदान करे। एक डॉक्टर के पास आप जाएंगे, वेल क्वालिफाइड है, MBBS MD की डिग्री कर रखी है, लेकिन फीस उसकी 500 है और 10 रुपये आप पे कम हो, 490 भगा देगा, मर रहे हो चाहे कुछ भी। लेकिन वैदिक एजुकेशन थी तो वहाँ सबसे पहले क्या सिखाया जाता? निस्वार्थ देश और राष्ट्र की सेवा करेंगे। मैं बहुत छोटा सा उदाहरण आपको दे दूं, आपके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और काम पड़ जाए रात में, एक बार कॉल करो, दूसरी बार स्विच ऑफ कर लेंगे तुरंत। लेकिन रात में गांव में या कहीं भी छप्पर उठता था तो 50 लोग इकट्ठे हो जाते थे। रात में कोई भी वैद्य हो, किसी को काट लिया सांप ने, तुरंत वैद्य जी 12-1 बजे, कोई ना दिन हो चाहे रात चाहे ठंड हो, आपने देखा होगा या सुना होगा, क्योंकि क्या थी? निस्वार्थ सेवा थी। आजकल क्या वैल्यूज खत्म होते चले जा रहे हैं। डेवलपमेंट तो हो रहा है, पढ़े लिखे सब है, वेल क्वालिफाइड है, रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, वो करा रहा है, उसको ट्रीटमेंट मिल जाए तो बच जाएगा, लेकिन सब लोग तमाशा बने हुए देखते चले। वीडियो बनाते नहीं, वीडियो पहले बनाते हैं। मंत्र कहानी सुनी आप लोगों ने? मुंशी प्रेमचंद की। मैं 2 मिनट में उसको, आप लोग अगर अनुमति है तो मैं उसको 2 मिनट में शॉर्ट में
मंत्र कहानी का मोटिव यही है। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं जब नई एजुकेशन पॉलिसी बन रही थी तो मैं एक मीटिंग में मुझे जाने का अवसर मिला, तो उसका जो मेन कंसेप्ट यही था कि मंत्र कहानी में डॉक्टर चड्ढा हैं होते हैं, और वो एक बूढ़ा व्यक्ति आता है, उसका लड़का बहुत बीमार होता है। मैं शॉर्ट में कोशिश कर रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब के गोल्फ खेलने का टाइम होता है, वो 4 बज रहे होते हैं, 4 बजने में 10 मिनट कम रहे होते हैं। वो बूढ़ा व्यक्ति आता है, कहता है डॉक्टर साहब मेरा बच्चा मर रहा है, इसको देख लीजिए। डॉक्टर साहब घड़ी की तरफ देखते हैं, नहीं मेरा गोल्फ खेलने का टाइम हो गया, 4 बजे कल सुबह आना, हाँ सुबह आना, और तब दिखा रहा। वो बूढ़ा व्यक्ति सिर रख देता है डॉक्टर साहब के पैर में कि गिड़गिड़ाते हुए, मेरा एक ही बच्चा है, मेरा वंश खत्म हो जाएगा, कृपया इसको देख लीजिए। डॉक्टर साहब को दया नहीं आती और वो चले जाते हैं, और उसका जो बूढ़े का जो बेटा होता है वो मर जाता है। उसके मुंह से एक ही बात निकलती है कि इतना पढ़ा लिखा वर्ग और इतना असभ्य और निष्ठुर। तो आगे बाद में जब एक दिन एक ऐसा होता है, आगे जब समय बीतता जाता है, डॉक्टर साहब के लड़के को एक सांप काट लेता है, और वो डॉक्टर साहब दवा देते हैं, लेकिन वो दवा इफेक्टिव नहीं होती, और वो उसकी आंखें बंद धीरे धीरे होती रहती है, और वो एक स्थिति आ जाती है कि वो मर ही गया था, मर ही जाता है। और डॉक्टर साहब बिल्कुल छोड़ देते हैं आशा कि अब नहीं बच पाएगा, रोना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वो बूढ़े को वो बात पता चलती है, और उसके मन में एक ख्याल आता है कि मुझे जाना चाहिए। लेकिन उसके मन में जो उसकी जो धर्मपत्नी होती है वो याद दिलाती है कि जाने से पहले अपने बेटे का चेहरा याद कर लेना कि वही जो डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने मना कर दिया था, हमारा बेटा मर रहा था। तो बूढ़ा रुक जाता है, लेकिन उसका मन नहीं मानता। वो मन में सोचता है कि 80 साल का मैं हो गया हूँ, वो पहली बार मेरे साथ ये स्थिति आ रही कि कोई रात के अगर 1 बजे भी कोई बुलाता था तो मैं तुरंत भाग के चला जाता था, सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी नहीं देखता था। लेकिन बुढ़िया मना करती है उसको, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब बूढ़ा जो होता है 11 बज जाते हैं, वो सोने का इंतजार करने लगते हैं कि ये बुढ़िया सो जाए मैं जाऊं। तो एकदम वो दरवाजे की तरफ जाते हैं, बुढ़िया जाग जाती है, मानोगे नहीं, कहोगे कि जाओगे, वो क्या नहीं मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं ऐसे ही टहल रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। फिर वो बुढ़िया सो जाती है, और वो रात के 1 बजे निकलते हैं और टहलते हुए वहाँ के पास जाते हैं, डॉक्टर के घर जाते हैं। वहाँ सब रोना पिटना हो रहा था, और देखते हैं कि कहते हैं अच्छा रुकिए मैं देख रहा हूँ, आप पानी मंगवाइए। तो वो पानी मंगवाते हैं, झाड़ फूंक करते हैं, और बच्चा जीवित होने लगता है। सब उस बूढ़े की जय जयकार करने लगते हैं, लेकिन वो बूढ़ा तुरंत जगह बचा के निकल जाता, देख नहीं पाता। तो सब डॉक्टर साहब कहने लगते हैं कि अरे कौन था जिसने मेरे बच्चे को बचा लिया। तो कहता है अरे वो तो यहीं था, चला गया कहीं। तो जब नहीं मिलता तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मुझे ध्यान आ रहा है कि वो वही बूढ़ा है जिसके बच्चे को मैंने नहीं देखा था, और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि ऐसी शिक्षा का क्या फ़ायदा जो समाज और देश के हित में काम आए। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो पूरा मैंने उसका जो कंटेंट एनालिसिस किया है वो यही है, केवल 4 चीज़ों पे खड़ी है, क्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेस एंड इक्विटी। इन चीज़ों पे पूरा जो बेस है उसका वही है, शिक्षा तक सबकी पहुंच, गुणवत्ता, जवाबदेही, इन चीज़ों पे पूरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बात करती है। अगर हम स्टडी करना चाहते हैं हिस्टोरिकल की, पुरानी जो एजुकेशन पॉलिसी है और नई कंपैरेटिव करें या हिस्टोरिकल करें, तब हमें हिस्टोरिकल रिसर्च पर जाना पड़ेगा। कुछ स्टेप्स हैं इसके। सबसे पहले हम रिसर्च टॉपिक को आइडेंटिफाई करते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च में। रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च क्वेश्चंस बनाते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं, मटेरियल्स का हम एवेल्यूशन करते हैं। डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं वो प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज कह सकते हैं कि जहाँ पर जो आई विटनेस स्वयं था, हैंड और ईयर और आई विटनेस, और जो सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं वहाँ पर जो कलेक्ट कर रहा होता है वो किसी के द्वारा लिखी गई होती है। और हम एवेल्यूशन करते हैं मटेरियल्स का, आंतरिक आलोचना और बाह्य आलोचना, इंटरनल क्रिटिसिज्म और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म के द्वारा, और हम फिर उसको डेटा सिंथेसिस करते हैं और फिर रिपोर्ट प्रिपरेशन करते हैं। ये एक हिस्टोरिकल रिसर्च के स्टेप्स हैं। लास्ट में आती है फिलोसफिकल रिसर्च क्या होती है। दर्शन नाम ही काफी है।
दार्शनिक जो शोध है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाता है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक पैराडॉक्स है, मैं स्टूडेंट्स को अक्सर करता हूँ। मैं आपको 3 सिचुएशन दे रहा हूँ, जिसे हम लोग फ्लूट पैराडॉक्स बोलते हैं। उसमें है कि एक बच्चा है, उसके पास फ्लूट है, बांसुरी है, और वो बांसुरी उसने बनाई है, और लेकिन वो बांसुरी को बजाना नहीं जानता है। दूसरा बच्चा उसके पास आया, उसने बनाई नहीं है लेकिन वो बांसुरी को बजाना जानता है। तुरंत वहाँ तीसरा बच्चा आ गया, वो कहता भैया आप लोग अमीर परिवार के हैं ना, मैं आज तक मैंने कोई खिलौना नहीं देखा है, मेरे पास अभी तक कोई खिलौना नहीं रहा, ये बांसुरी मुझे दे दीजिए। तो किसको देनी चाहिए बांसुरी? एक फिलोसफिकल पैराडॉक्स बोलते हैं कि जिसकी है, जिसने बनाई उसको देनी चाहिए, जिसको बनाई नहीं है उसको बजानी आती उसको दे देनी चाहिए। या जो कह रहा है कि मेरे पास आज तक मेरे पास कोई भी खिलौना नहीं रहा, ये बांसुरी मुझे दे दीजिए। तो एक दो लोगों से मैं रिस्पॉन्स लूंगा। नहीं, एक मिनट, अब मैं 2-3 लोग हैं, जस्ट मैं 3 लोगों के बस केवल रेफरेंस लूंगा। हाँ, आपका किसको दे देनी चाहिए बांसुरी? जिसको बजानी आती है। हाँ, आप बताइए। हाँ, आप थर्ड वाले को। हाँ, पीछे से सबसे लास्ट में। हाँ, आप बताइए किसको दे देनी चाहिए बांसुरी? जिसको बजानी आती हो। हाँ, एक पीछे से लास्ट रिस्पॉन्स और। जिसको, या तो सबके मत अलग अलग है। आप बताइए, आपने क्यों कहा कि जिसको बजानी आती है उसको दे देनी चाहिए? पीछे से एक लोगों ने बोला था आपने कि उसको दे देनी चाहिए जिसके पास कुछ नहीं है। क्या 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 कारण है इसके पीछे, क्यों दे देनी चाहिए उसको? हाँ, इस पैराडॉक्स पे मैं जब कई बार दिया, मुझसे पूछे मत पूछिएगा कि मैं इस पैराडॉक्स पे बायसनेस हो चुका हूँ कि मैं कई बार पूछ चुका हूँ। लेकिन इसका जब मैं डेटा एनालिसिस करता हूँ सारे लोगों से रिस्पांस लेके, तो हर आदमी की पर्सनैलिटी अलग अलग है। पहली जो कह रहा है कि जिसने बनाई है उसी का अधिकार है, दैट मीन्स वो लीगल पक्ष के हिसाब से कह रहा है कि जिसकी चीज़ वही उसका मालिक, लीगल पक्ष है। और वो डोमिनेंट पर्सनैलिटी का है। कैसा पर्सनैलिटी का है? डोमिनेंस पर्सनैलिटी का। दूसरा जो कह रहा है कि आपको बजानी, आपकी चीज़ है ठीक है लेकिन आपको बजानी नहीं आती, आपके लिए यूजलेस है, मुझे बजानी आती है, यूज आएगी, दैट कहीं ना कहीं वो उपयोगितावादी दृष्टिकोण का व्यक्ति है। और तीसरा जो व्यक्ति है वो कह रहा है, बच्चा कह रहा है कि मैंने आज तक कोई भी मेरे पास खिलौना नहीं रहा, मुझे दे देनी चाहिए, दैट मीन्स कहीं वो इक्विटी की बात कर रहा है, वो रिजर्वेशन के पक्ष में है, जैसे हम लोग इक्विटी कहते हैं। तो इस तरीके है, हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह सही है, वही ना, जिसकी जैसी पर्सनैलिटी होती है। इसी तरीके से जो हम लोग फिलोसफिकल रिसर्च करते हैं, फिलोसफिकल रिसर्च कुछ नहीं है, हम उस फिलोसफिकल रिसर्च में कोई भी थिंकर हो सकता है, कोई भी फिनोमिना हो सकता है, स्कूल्स हो सकते हैं, स्कूल्स ऑफ फिलोसफी जैसे प्रैग्मेटिज्म है, नेचुरलिस्ट प्रकृतिवाद है, आदर्शवाद है, अस्तित्ववाद है, और कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं एक उदाहरण लूँ, मनीष सिसोदिया का नाम सुना है? सुना होगा सभी ने। दिल्ली के स्कूल्स में ये स्थिति आज के, आप गवर्नमेंट से पहले, कि वहाँ कोई अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहता था गवर्नमेंट स्कूल में, क्योंकि ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चे को, अगर आदमी थोड़ा सा भी कमाना जानता है तो सबसे पहले वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में कोशिश नहीं करता। कुछ भी थोड़ा सा भी, अगर मजदूर है 200 रुपये कमा रहा है तो वो कोशिश करेगा अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजे। अब पता नहीं मुझे अच्छे की क्या क्राइटेरिया है अच्छा क्यों लोग ढूंढते हैं, वो बहुत सारी डिस्कशन है। तो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूलों में कोई जाना नहीं चाहता था। आप गवर्नमेंट आई तो उन्होंने सबसे पहले शिक्षा पे सुधार किया,
मनीष सिसोदिया जी ने एक बुक लिखी है शिक्षा पे, वो मैंने पढ़ी है। उसमें कुछ टीचर्स के इंटरव्यू हैं, कुछ उनके पर्सनल एक्सपीरियंस भी हैं। तो और आज आप स्थिति देख लीजिए दिल्ली के स्कूलों की, एडमिशन कराने के लिए सांसद और विधायक की सिफारिश लगानी पड़ती है। प्राइवेट स्कूल्स, आईसीएसई के स्कूल फेल हैं। अब आप न्यूज़पेपर में या पढ़ते होंगे, आपने देखा होगा कि, क्योंकि मैंने जब उनकी किताब पढ़ी तो मैंने देखा कि उन्होंने टीचर के माइंड में बिठा दिया, काम आपको करना पड़ेगा, चाहे हंस के करिए चाहे रो के करिए, पढ़ाना तो आपको पड़ेगा ही। ये नहीं कि बस 5 साल हो गए आपका प्रमोशन कर देंगे हम। आपका प्रमोशन आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा, बच्चे का लर्निंग आउटकम क्या है, किस स्तर तक सीख रहे हैं। और हंस के कर लोगे तो काम तो करना ही है आपको। और उन्होंने क्या, हाँ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहली चीज होती है। टीचर भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीचर इज, मैं कहता हूँ टीचर इज जस्ट लाइक ए मशीन। मशीन ही डिफेक्टेड है, रॉ मटेरियल कितना भी अच्छा हो, प्रोडक्शन कैसा होगा, डिफेक्टेड ही होगा जाके। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी है, टीचर्स भी जरूरी है, बहुत सारी चीज़ें उसमें। तो उन्होंने देखा, कमी समझी, रिसर्च की, और उन्होंने समझा कि कहाँ कहाँ हमें सुधार की ज़रूरत है। जो मैंने कहा क्वांटिटेटिव नहीं की, क्या की, क्वालिटेटिव स्टडी की। तो गार्जियन का इन्वॉल्वमेंट भी जरूरी है। आपके बच्चे को जो पढ़ाया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, टीचर गलत कॉपी चेक कर दे रहा है। प्राइवेट में जाऊँ, 5,000 फीस लगती है, रोज कॉपी देखते हैं, मिस्टेक्स तो नहीं हुई। कितने यहाँ पे प्राइमरी स्कूल के गार्जियंस अपने बच्चों की पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग में जाते हैं, कॉपी चेक करते हैं, हमें लगता है कि बहुत रेयरली होगा, 1000 में एक आध। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, देखा, तो फिलोसफिकल रिसर्च कुछ रही है कि हम उस कॉन्टेक्स्ट को, उस स्कूल ऑफ फिलोसफी को, हमारे समझने की क्षमता, हमारा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन कैसा, उस कॉन्टेक्स्ट में देख के हम लोग फिलोसफिकल रिसर्च करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूँ, रविन्द्रनाथ टैगोर का शैक्षिक चिंतन का अध्ययन या वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता, ये एक टॉपिक लिया, इस पे फिलोसफिकल है। अब मैंने क्या किया, रविन्द्रनाथ टैगोर के जो फिलोसफी है, जो बुक्स हैं, जो उनके मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, वो मैंने देखी, और मैं उस एनालिसिस करने के बाद कंटेंट एनालिसिस किया, मैंने डिस्कशन किया, मैं इस पर पहुंचा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी है वो प्रकृतिवादी विचारधारा के हैं, और उसी से प्रेरित होकर उन्होंने विश्व भारती की स्थापना की। अब मैं उस, जो मेरे पास जो डेटा आ गया, जो थिक डेटा आ गया, मैं उसका एनालिसिस किस तरीके से कर रहा हूँ, मेरी अपनी इंट्यूशन क्या है, समझ क्या है, सोच क्या है, और उनके विचारों का वर्तमान समय में क्या रिलीवेंस है। से मैं वैदिक एजुकेशन का रिलीवेंस अगर देखा जाए प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, तो वहाँ टीचर टॉट संबंध बहुत अच्छा था। वो अपना बच्चा जो था वो भी अपने टीचर को अपना पिता के समान मानता था, और जो टीचर था वो भी बच्चे के समान। अभी किसी की स्कूल में मार के देखो या फिर पीट के देखो किसी बच्चे को, या किसी को नोटिस दे के देखो। 2 साल पहले की बात, एक लड़का, गुरुजी ने उसको नोटिस दिया, वो ले आया रिवाल्वर और गुरुजी पे लगा दिया। हरियाणा की बात है ना, अभी एक 1.5 साल पहले की बात है। तो हमारी इंट्यूशन क्या है, हमारी अपनी सोच क्या है, कितनी हमारी विश्लेषण की क्षमता क्या है, तब हम सीधे चारे मिक्स कर लेते हैं, तब हम लोग वहाँ पे फिलोसफिकल रिसर्च का प्रयोग करते हैं। स्टेप्स उसके हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थीम, ये हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग थीम सेलेक्ट करते हैं फिलोसफिकल रिसर्च में, डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट की मतलब हम उनकी मैन्युस्क्रिप्ट है, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज से डेटा का क्लासिफिकेशन करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, और स्टडी को रिपोर्ट करते हैं। लास्ट इसमें जो मैथडोलॉजी है वो है FGD, जिसे हम लोग बोलते हैं फोकस ग्रुप डिस्कशन। ये एक मेथड भी है, और क्वालिटेटिव रिसर्च में एज ए टूल भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं फोकस ग्रुप डिस्कशन का, चाहे वो इथनोग्राफी में हो, इथनो मैथडोलॉजी में हो, ग्राउंडेड थ्योरी में हो, ह्यूरिस्टिक रिसर्च में हो, केस स्टडी में हो। ग्रुप डिस्कशन आपने सुना होगा। अच्छा, जो टीवी पे जो डिबेट्स होती है उसको हम लोग ग्रुप डिस्कशन, फोकस ग्रुप डिस्कशन कहेंगे या डिस्कशन कहेंगे? डिस्कशन। तो फोकस ग्रुप डिस्कशन और डिस्कशन में क्या डिफरेंस रहा?
बात करते हैं गरीबी रेखा की, वो पहुंच जाते हैं रेखा की गरीबी पे। हाँ, वो डिफरेंस, यही डिफरेंस फोकस ग्रुप डिस्कशन में है कि हम किसी भी टॉपिक पे फोकस्ड होकर डिस्कशन करते हैं, और फोकस ग्रुप डिस्कशन में 6 to 8 पार्टिसिपेंट्स होना चाहिए, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 6 to 8। तो हमने एक टॉपिक लिया, सपोज दैट मैंने टॉपिक लिया 4 year B.Ed, क्या? अच्छा वो बात पॉलिटिकल दूसरी है, वो डिबेट का विषय, वो भी एक क्वालिटेटिव रिसर्च का विषय है। मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ ITEP, नाम सुना है? ITEP, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। 4 वर्षीय जो B.Ed न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो बात चल रही है, उसके नॉर्म्स और स्टैंडर्ड अभी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने लॉन्च की, और उस पर बड़ा विवाद चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, और मैं 1-2 ग्रुप से जुड़ा हूँ। तो मैं उसमें क्या किया गया है, केवल ITEP में 2 कैंडिडेट एजुकेशन या B.Ed सब्जेक्ट के होने चाहिए, केवल 2, जो M.Ed हो और PhD एजुकेशन से हो, नेट हो। बाकी अदर जो टीचर्स हैं वो जैसे टीचिंग ऑफ मैथडोलॉजी की बात करते हैं, इंग्लिश टीचिंग, इंग्लिश में नेट हो, इंग्लिश में PhD हो, M.Ed की जरूरत नहीं, ओनली B.Ed से काम चल जाएगा। आपने 4 year B.Ed एजुकेशन की सोल को ही खत्म कर दिया, और M एजुकेशन की तो उसमें बात ही नहीं करी गई, कुछ भी नामो निशान खत्म कर दिया M एजुकेशन का। M.Ed की बात करेंगे, वो भी कितने कैंडिडेट? 2 कैंडिडेट। इतने कॉलेज खुले हुए हैं, और आप ये कह रहे हैं कि 4 year B.Ed will be the minimum eligibility of school at 2030। सबने पढ़ा होगा 2030 तक। और आप ये भी कह रहे हैं कि 4 वर्षीय B.Ed के साथ साथ हम 2 वर्षीय B.Ed भी चलाएंगे, 1 वर्षीय भी चलाएंगे। जब उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, मिनिमम एलिजिबिलिटी होगी। B.Ed क्यों करता है? जॉब पाने के लिए। तो कौन आपका 2 साल का B.Ed और कौन 1 साल का B.Ed करेगा? करने आएगा कोई? नहीं कोई करने आएगा। और जो आपके पास फैकल्टी पहले से है B.Ed में, और आपको 2 ही चाहिए, तो आप उनका एडजस्टमेंट कहाँ करेंगे? कितने आपके पास टीचर एजुकेटर कॉलेज हैं? दिस इज द टॉपिक ऑफ फोकस ग्रुप डिस्कशन। उस पे हम लोग क्या करते हैं, मैंने दिखाया, जिसमें एक सबसे पहले ग्रुप रहेगा, प्लान बनाएंगे, और मॉडरेटर रहेगा। और वो मॉडरेटर का काम क्या काम है कि कोई भी पार्टिसिपेंट्स अगर टॉपिक से इतर जा रहा है, तो वो उसको, मॉडरेटर का काम है उस टॉपिक पर पर्टिकुलर लाना। बात हो रही B.Ed की, और पहुंच गए LLB पे जाके, वो फोकस ग्रुप डिस्कशन नहीं रहा। तो हमें ITEP पे बात करना है, तो हम इस पर फोकस ग्रुप डिस्कशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि आखिर क्या कारण रहा कि आपने एजुकेशन की सोल को ही खत्म कर दिया। M.Ed विल बी कंपलसरी, सारी फैकल्टी के लिए कम से कम M.Ed तो कंपलसरी होना चाहिए था। जब हम अप्रोच ही नहीं जानेंगे एजुकेशन की, मैथडोलॉजी नहीं जानेंगे, हम क्या बच्चों को पढ़ा पाएंगे? और B.Ed किस तरीके से हो रहा है आप लोग जान ही रहे, नॉन अटेंडिंग और नॉन अटेंडिंग, इस तरीके से। तो इस तरीके के टॉपिक्स या हम लोग उस पर फोकस ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, और उससे एक कंक्लूजन ड्रॉ होगा। और जैसे मैंने बताया, फोकस ग्रुप डिस्कशन एज ए मेथड और एज ए टूल हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च में प्रयोग करते हैं। नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी की जिसकी हम लोग में बात कर रहा था, नैसर्गिक अध्ययन भी बोलते हैं। बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी हर्डल के, बिना किसी मैनिपुलेशन के नेचुरल सेटिंग में जो हम स्टडी करते हैं, दैट इज NI। NI एक टूल भी है क्वालिटेटिव रिसर्च का, और एक मेथड्स भी है कि आपको परिस्थितियों में कुछ भी मैनिपुलेट नहीं करना है। आप बहुत अच्छी रिसर्च कर रहे हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक प्राइमरी स्कूल में जाके 20 दिन आप नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी कर लीजिए, क्या होता है, किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, कितने बजे से टीचर आ रहा है, कैसा खाना बनना है, रसोईया किस तरीके से काम कर रहे हैं, नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी कर लीजिए। वो आपकी रिसर्च ज़्यादा बेटर है जो आपने 600 का डेटा कलेक्ट करके किया है। आपको बिल्कुल ग्रास रूट लेवल की बातें पता चल जाएंगी। खाना खाने लायक नहीं, गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च कर रही है, रसोईया अपनी जुगाड़ में है, वो मिर्च मसाला ज़्यादा कर दो, बच्चे खाएंगे नहीं, घर ले जाएंगे। प्रधान जी की अलग समस्याएं हैं, टीचर्स की ज़्यादा पढ़ाने लिखाने के अलावा सब कुछ हो रहा है, बस गवर्नमेंट यही चाह रही पढ़ाए लिखाए ना, बस बाकी सब कुछ काम करें, कहाँ से क्वालिटी आएगी? तो बिना किसी मैनिपुलेशन के हम लोग जब नेचुरल सेटिंग में स्टडी करते हैं, तो दैट इज नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी। सैम्पलिंग की हम लोग बात करते हैं,
मेनली जो क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लोग प्रयोग करते हैं वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का प्रयोग करते हैं। सैम्पलिंग आप लोगों ने पढ़ी होगी, और उसमें भी पर्पजिव सैम्पलिंग। कैसी सैम्पलिंग? उद्देश्य। मुझे लगता है कि ये जो सब्जेक्ट है मेरे ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से या मेरे टॉपिक के हिसाब से सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे अपने सैंपल में जाके। अब जैसे जैसे मैंने आपको पहले उदाहरण दिया कि एक स्टडी की जाए इफेक्टिवनेस ऑफ पीएचडी प्रोग्राम। ये जो पीएचडी प्रोग्राम में जो पीएचडी कोर्स वर्क लाया गया, ये 2011 से इंक्लूड हुआ, और उस समय यूजीसी के चेयरमैन सुक्त थोराट जी थे, तो उन्होंने कहा कि क्वालिटी गिर रही है, तो कहीं ना कहीं इस पीएचडी में क्वालिटी लाने के लिए इसको रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। और उन्होंने पीएचडी कोर्स पर 6 मंथ का, और उसके अलावा पीएचडी का जो एडमिशन हो वो एंट्रेंस एग्जाम से हो, वो उन्होंने लगा दिया। बहुत विजनरी व्यक्ति थे। तो इस तरीके से तो हमें जो लगता है कि हमारे उद्देश्य को पूर्ण करेगा जो यूनिट, हम उसको सिलेक्शन कर लेंगे। ज़्यादा आप और ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं, आप स्टेटा लगाए, आप कोटा सैम्पलिंग का प्रयोग कर लीजिए। आप मेल फीमेल, रूरल, अर्बन, इस तरीके से हम लोग स्टेटा बना सकते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट होती है वो है स्नोबॉल सैम्पलिंग। कौन सा? क्वालिटेटिव। क्या होती है स्नोबॉल सैम्पलिंग, कोई बताएगा? जैसे इसका नाम ही है हिमकंदो। क्या नाम है? स्नो माने बर्फ और बॉल माने गेंद। तो बर्फ का टुकड़ा आपने देखा होगा, एक बर्फ का टुकड़ा आप अलग करें, दूसरा लगा, तो एक दूसरे से जुड़ता हुआ चला जाता है। आपको कोई नहीं बताएगा कि आप ड्रग एडिक्टेड बच्चों पे स्टडी करना चाहते हैं, कोई बताएगा मैं ड्रग्स लेता हूँ? नहीं बताएगा। लेकिन आपने एक को सीज कर लिया, उस वाले को दूसरे वाले पता होगा कि कौन सा आदमी ड्रग्स लेता है, उसके पास पहुंचे, वो तीसरे को बता देगा, तीसरा वाला चौथे को। जब हमें पॉपुलेशन पता नहीं होती है और जब हमें लगता है कि सैंपल पॉपुलेशन का ढांचा हमारे पास यूज नहीं है, तब हम लोग वहाँ पे स्नोबॉल सैम्पलिंग का प्रयोग करते हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में स्पेशली पर्पजिव सैम्पलिंग, आप कोटा बना सकते हैं और स्नोबॉल सैम्पलिंग का प्रयोग कर सकते हैं। स्ट्रेंथ क्या क्या है इसकी? अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च के स्ट्रेंथ की बात करेंगे, गुड फॉर एग्जामिन्स फीलिंग्स एंड मोटिवेशन। जैसे मैंने आपको पहले ही सबसे पहला उदाहरण दिया था, एक माँ अपने बच्चे को कितना प्यार करती है, इट कैन नॉट बी क्वान्टिफाई थ्रू वेरिएबल्स। इसको केवल महसूस किया जा सकता है। जहाँ वेरिएबल्स को हम लोग क्वान्टिफाई नहीं कर सकते, वहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च का प्रयोग करते हैं। आपको फिनोमेना की डेप्थ में जानना है, किसी भी सिचुएशन की डेप्थ में, कॉन्टेक्स्ट की डेप्थ में जाना है, तो वहाँ पर हम लोग, ये इसकी अच्छाई है क्वालिटेटिव रिसर्च की, तब हम लोग किसी संस्था का को एवेल्यूएशन करना हो। सपोज दैट मैं एक उदाहरण दूँ, HECI बनाया जा रहा है, नाम सुना है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। यूजीसी केवल मेडिकल और BCI को छोड़ के बाकी सारी जो ऑटोनोमस बॉडी है सबको वो लिस्ट करके एक HECI बनाया जा रहा है। उसके 4 वर्टिकल की बात करी गई है, NEHERC और NSC, GEC, इस तरीके का। तो आपको जानना है, आपको किसी संस्था का मूल्यांकन करना है, तो मूल्यांकन आप क्वांटिटेटिव रिसर्च से नहीं कर पाएंगे। मूल्यांकन करने के लिए आपको क्वालिटेटिव रिसर्च पर जाना पड़ेगा, तभी आप जान पाएंगे आखिर क्या कमियां रही यूजीसी में। यूजीसी का काम बस सब फंडिंग देना रह गया और कुछ नहीं, वो क्वालिटी नहीं कर पा रही है, क्वालिटी को मेजर और एसेस नहीं कर पा रही, इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रही है। जबकि यूजीसी का काम वैसे ये सही भी है, अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। ये कहा जाता है कि जो केंद्रीकरण होता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। आप सिर्फ HECI एक 1 वर्टिकल बना दिया, इतने सारे ऑटोनोमस हैं, AICT, NCT, बार काउंसिल ऑफ मेडिकल काउंसिल, ICAR, लेकिन आप जब केंद्रीकरण कर देंगे, सेंट्रलाइजेशन कर देंगे पावर का, तो वहाँ पे क्या होगा, तानाशाही होने लगती है। डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होगा, वहाँ पर जो अथॉरिटी है वो लोगों में विभक्त हो जाएगी, तो वो निरंकुश नहीं हो पाएगा। तो आपको किसी इंस्टीट्यूट या किसी की एफिकेसी देखनी हो, तब वहाँ पे हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च का प्रयोग करते हैं। और रियल लाइफ सिचुएशन में भी जाके देखना हो कि वास्तव में स्थिति क्या है, किसी घटना की, संस्कृति की, व्यक्ति की, समूह की, तब भी क्वालिटेटिव रिसर्च में ही आपको जाना पड़ेगा।
लिमिटेशंस भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया था टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, कि आपको जैसे मैंने बताया था रेपो बिल्डिंग करने में ही आपको 1 से 2 महीने लगेंगे, और आप 1 से 2 महीने में डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, पूरा 600 क्वेश्चनर दिया, वापस चाहिए 10 मिनट में। वो भी क्या कर रहा है, बस उसने हाँ ना लगा दिया। आप जो वास्तव में कंक्लूजन चाहते हैं वो नहीं निकल पाएगा, टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है। और डेटा एनालिसिस में भी आपको टाइम लगता है, क्वालिटेटिव रिसर्च में, कि उसका तो आपने SPSS लगा दिया या आपने एक्सेल से टी-टेस्ट एनोवा जो कुछ भी आपने कर दिया, लेकिन क्वालिटेटिव डेटा को एनालिसिस करना इट्स अ वेरी टफ टास्क। सबसे पहले तो बताया कि आपके अंदर बायसनेस नहीं होनी चाहिए, प्रेजुडिसेस आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। जी बस कंक्लूजन जनरलाइजेशन नहीं पावर होता है, क्योंकि सब्जेक्टिविटी रहती है। ये फनल अप्रोच है जो मैंने बताया था, जिसे हम लोग कीपी विचारधारा बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले रिसर्च क्वेश्चन है, उस रिसर्च क्वेश्चन से हमने जो बनाया, हमने डेटा कलेक्ट किया, और डेटा कलेक्ट करने के बाद हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन है वो नैरोअर हो गया। फिर हमने उससे क्योंकि प्रोसेस ओरिएंटेड है, फिर हमने रिसर्च क्वेश्चन बनाया, और तब तक बनाते रहेंगे जब तक वो हमें कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो जाएगा। जैसे मैंने आपने बताया कीप होती है, कीप में बहुत सारे आपने देखा हो जाता है और लास्ट में एक रिजिड हो जाता है, तो इस तरीके से इसमें फनल अप्रोच काम करती है, जिससे हम लोग कीपी विचारधारा बोलते हैं। ये कुछ कन्वेंशनल टर्म होते हैं जो मैंने आपको शुरुआत में बताए थे। हम लोग वहाँ पे वैलिडिटी का प्रयोग ना करके क्रेडिबिलिटी का प्रयोग करते हैं, हम लोग एक्सटर्नल वैलिडिटी का प्रयोग ना करके ट्रांसफरेबिलिटी का प्रयोग करते हैं, रिलायबिलिटी का प्रयोग ना करके डिपेंडेबिलिटी का प्रयोग करते हैं, और ऑब्जेक्टिविटी का प्रयोग ना करके कन्फर्मेबिलिटी का प्रयोग करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में। इन सारी चीज़ों से हम लोग जो सब्जेक्टिविटी है क्वालिटेटिव रिसर्च की, वो बढ़ा सकते, वो उसको कम कर सकते हैं। ट्रायंगुलेशन जो मैंने आपको बताया था, ट्रायंगुलेशन इस तरीके से किया जा सकता है, जिसमें उदाहरण दूं कि डेटा आप मल्टीपल सोर्स से कलेक्ट करिए। आप इंटरव्यू कर सकते हैं टीचर्स का, प्रिंसिपल का, पेरेंट्स का। अब उसी डेटा को हम लोग डिफरेंट मल्टीपल बेस से भी कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने ले लिया टीचर्स का, फिर आप उसी डेटा को आप स्टूडेंट पे ऑब्जर्वेशन करिए, जो टीचर्स ने जो कहा है, जो इंटरव्यू लिया है, क्या वो वास्तव में स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, तो क्रॉस चेक हो जाएगा आपका वास्तव में वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। और आप डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा इन मल्टीपल वेज फ्रॉम मल्टीपल सब्जेक्ट, अलग अलग तरीके से आप जो स्टूडेंट बता रहा है उसका रिकॉर्ड देख लीजिए, डायरीज बनती हैं, उनके रिकॉर्ड्स बनते हैं, तो इस तरीके से भी हम लोग ट्रायंगुलेशन कर सकते हैं, जिससे उसकी जो कंफर्मेबिलिटी है, ट्रांसफरेबिलिटी है, वो बढ़ा सकते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में। इस तरीके से उसको समझ सकते हैं कि ट्रायंगुलेशन को कहीं हमें सबसे पहले यही तो करते हैं हम लोग ट्रायंगुलेशन, कि कोई चीज़ खरीदनी हो तो पहले फ्लिपकार्ट पे देखेंगे, फिर उसके बाद कंपेयर करेंगे अमेजन से, फिर उसके बाद मीशो पे जाएंगे, तो पहले हमने मैप एप्पल मैप पे देखा, गूगल मैप पे देखा, बिंग मैप पे, फिर हमने ट्रायंगुलेशन किया कि कौन सा सही है। तो हमने क्या किया, जो हमारे डेटा है उसकी जो सब्जेक्टिविटी है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमने टीचर का इंटरव्यू किया, टीचर ने जो स्टूडेंट्स के बारे में बताया, स्टूडेंट क्या वास्तव में वो चीज़ है उसके अंदर, स्टूडेंट का भी हम इंटरव्यू करेंगे, और जो स्टूडेंट ने बताया क्या वो वास्तव की उसकी डायरी, उसके जो रिकॉर्ड्स है स्कूल में, उसमें अवेलेबल हैं या नहीं है, या उसका टेस्ट ले सकते हैं हम। सर अलार्म कर गए, पहले टाइम ज़्यादा हो गया। कोई भी प्रश्न आप लोगों का इस क्वालिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, कोई समस्या? सबसे पहला मेरा प्रश्न यही था, और मैंने आपको बताया था कि कोई भी रिसर्च आप कर रहे हैं, चाहे क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव हो, अगर वो सोशल वेलफेयर और ह्यूमन वेलफेयर, अगर आपकी एजुकेशन रिसर्च एजुकेशन के फील्ड में कुछ भी योगदान नहीं दे रही है, तो आपकी रिसर्च बेकार है। जैसे मैं आपको बहुत बहुत उदाहरण दे दूं आपको,